हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जीएसटी 9 और 9C पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो 9 और 9C में मान के चल रहा हूँ कि करीब 5 साल हो गए आपको। 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 ये सबका अपना फाइल के एक्सपर्ट तो हो ही गए होंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या कहा जाए, तो एक्स्ट्रा हम लोग डिस्कस करेंगे जो शायद बहुतों को ना पता हो। तो और आप लोग का इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग सवाल जवाब भी कर सकते हैं बीच में। तो हम लोग सबसे पहले एनुअल रिटर्न, विपिन सर जो हैं जिन्होंने बुक लिखी है, ये दोनों जीएसटी लॉ रेफरेंसर और जीएसटी टैरिफ की, ये हर साल ये एनुअल रिटर्न की किताबें बनाते हैं। मतलब ये ई बुक बनाते हैं, जो मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा वेबिनार के एंड में, जहां से आप ये ई बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इसमें क्या करता हूं, मैं अपने कुछ पॉइंट्स ऐड कर देता हूं, क्योंकि समझाने के लिए तो कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा ना। तो हम लोग वो ऐड कर देते हैं। अब मैं सबसे पहले सवाल से ही शुरू करूंगा कि एनुअल रिटर्न यानी कि जीएसटी 9 और 9C है क्या? क्या है जीएसटी 9? व्हाट इज एक समरी है। समरी? किस चीज का है? Annual turnover, वन एंड थ्री एनुअल का। टर्नओवर का। annual discharge of annual turnover and IDC claim. जीएसटी 1 और 3B का है? यस। हाँ, और बुक्स का भी है। तो अगर गलती रह गई हो 1 और 3B में ओके, तो 9 के तो रेक्टिफाई कर सकते हैं। करेक्ट। और 9C क्या है? वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज आप लोग। रिकंसिलिएशन से ये बुक्स के साथ जुड़ा रिकंसिलिएशन हुआ है, स्टेट। फाइनेंशियल बुक्स के साथ। अब मैं आपको या थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ। देखिए, हम लोग क्या मानते हैं, जैसे आजकल के जो नोटिसेस आ रहे हैं वो 26 AS के बेसिस पे आ रहे हैं, यस और नो? यस, बहुत सारे नोटिस सर्विस टैक्स में आ रहे मिले होंगे जो हैं, सर्विस टैक्स में आ रहे हो। सर्विस टैक्स में। तो इसका मतलब 26 AS को आपको किसके साथ मैच करवाना पड़ता है? जीएसटीआर के साथ, रिटर्न के साथ, 3B आप अपने और बुक्स बुक्स। के साथ मैच करवाएंगे, हाँ, करेक्ट। बुक्स को यस, किसके साथ मैच करवाएंगे? 3B, जीएसटीआर 1 के साथ। 1 और 3 से 1 और 3B दोनों, और 1 किसके साथ मैच होगा? 3B, 3B के साथ। 1 और 3B किसके साथ मैच होगा? 9, 9। और यस, 9 और 9C, मतलब, और ये जो 9C है वो रिकंसिलिएशन है, यस सर। वो बुक्स के साथ रिकंसिलिएशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि ये चार्ट पूरा आपको याद रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आपका बुक्स में जो डेटा आ रहा है उसको भी क्वेश्चन कर रही है डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ 26 AS, करेक्ट? यस। तो इसको आप याद रखिए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपने जीएसटी 9 गलत भर दिया या 9C गलत भर दिया तो क्या रेक्टिफाई हो सकता है? नहीं। नहीं नो। अमेंडमेंट रिवीजन कुछ नहीं हो सकता? नहीं। सर, सर रेक्टिफिकेशन का प्रोविजन रिटर्न का ना रिटर्न का है ना 9 का है। आप नहीं है ना। रेक्टिफिकेशन तो किसी मान का भी लीजिए नहीं कर सकते। बुक्स में अगर 100 है और जीएसटी 9 में गलती से क्लरिकल एरर हो सकता है 90 या 110 कर दिया, तो आप क्या करेंगे? सर देयर इज नो रेक्टिफाई प्रोविजन ऑफ नहीं करना। प्रोविजन ऑफ लॉ, लेकिन ऑफिसर के पास राइटिंग में दे सकते हैं कि ये मिस्टेक हुई है, उसमें टैक्स विदर डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो कर दीजिए। हाँ, गलत हुआ है तो रिफंड का प्रोविजन वो 3B के थ्रू है। हाँ, सर ऐसा है हाँ, कि अगर 9 में कोई गलती हो गई तो रेक्टिफिकेशन के प्रोविजन लॉ में नहीं है, बट जेन्युइन अगर कोई मिस्टेक है तो ऑफिसर से राइटिंग में जैसे ही मिस्टेक पता चले उसको इमीडिएटली कम्युनिकेट कर देना चाहिए, जो भी जुडिशियल ऑफिसर है कि ये मिस्टेक हुई है, हमको जीएसटी 9 भर देना। और That's आप all। कम्युनिकेट करेंगे अफसर तो को क्या होगा, कि उसको उसको आगे वो फ्रॉड में नहीं ले पाएंगे, आगे फ्रॉड। जाके कभी यानी भी वो हेलो फ्रॉड हेलो हेलो हेलो, जब ये रिटर्न ही नहीं है तो फ्रॉड कैसे आ गया? ठीक बात है। सर फ्रॉड ये का एनुअल चक्कर ही रिटर्न है। नहीं है। किसने सर बोला ये एनुअल रिटर्न है? एक मिनट वो रवि नारायण जी, बोलते हैं। रवि नारायण जी, एक मिनट रुकिए। हाँ जी। एक मिनट।
लेट अस रेस्पेक्ट ईच अदर्स नॉलेज। मैं भी Yes. गलती कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, तो एक मिनट रुकिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जितेश जी तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम वी डू नॉट, हम लोग अफसर के पास अपने आप नहीं जाते ना, हम लोग एडवाइस करते हैं, क्योंकि उसको कई सारी और गलतियां ढूंढने लगता है, ये ले आओ वो ले आओ। अफसर वहीं तक नहीं रुकता है, फिर वो बोलता है अच्छा चला गलती है तो हम गलती माने क्यों, लेट अस ब्रिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चेक तो करें, गलती आप हो सकता है बुक्स में ही आपने कुछ हेर फेर किया हो। तो ये काम हम लोग एडवाइस नहीं करते कि यू गो एंड से टू द ऑफिसर कि वी हैव मेड मिस्टेक, आ बैल मुझे मार, ऐसा नहीं करते। इफ यू हैव जेन्युइनली मेड द मिस्टेक एंड यू रिसीव द नोटिस एंड ऑन द डिफरेंस वो उसके ऊपर टैक्स निकालता है, तो आप ये कहिए कि उस वक्त नोटिस के वक्त ये आप कहिए कि देयर इज ए मिस्टेक इन GST 9, अलाउ मी टू रेक्टिफाई इट। बस इतना ही कहना होता है। Yes, yes. हाँ, आप खुद जाग रहे हैं तो वो गलत है हमारे हिसाब से, वैसे आप। सर ऐसा है हाँ। कि ये जब दे दिया होता है ना, जनरली जो हम लेटर फाइल कर देते हैं, हम्म। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, आई एम फ्रॉम बॉम्बे सर। हम्म। मैंने स्टार्ट स्टार्ट में बहुत दफली हुई थी, 17, 18, 19 की, तो हमने हम्म। सब बार राइटिंग में लेटर दे दिया। क्या होता है, ठीक है, ठीक वो है। कोई एक्शन नहीं लेते। 99% केसेस में दे डोंट टेक एनी एक्शन। नहीं ठीक है जितेश जी, यू हैव। क्योंकि क्या होता है, दे आर प्रीऑक्युपाइड विद मेनी मैं अदर थिंग्स, समझ और गया। उनको खुद को पता नहीं होता है, नहीं उनको खुद को पता नहीं था कि क्या जितेश करना है, इसलिए वो एक्शन भी नहीं ले पाते थे। जितेश जी, आई रिस्पेक्ट आप जो कह रहे हैं, और हमने अपनी बात रख दी। अब जिसको जो सही लगता है वो करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने इस ई बुक में ये लिख दिया, 26 AS मैच विद बुक्स, बुक्स विथ 1, 1 विथ 3B, 3B विथ 9 एंड 9 विथ 9C, ये हमने लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, GST ऑडिट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, तो ये GST 9 और 9C बनाने की जिम्मेदारी जिम्मेदारी किसकी है? टैक्स पेयर की। पार्टनर, टैक्स पेयर। टैक्स पेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बोथ 9 एंड 9C। जब टैक्स पेयर बनाएगा तो ट्रू एंड करेक्ट बनाएगा या ट्रू एंड फेयर बनाएगा? True and correct. Correct. जब टैक्स पेयर बनाएगा तो एक, जब उस नीचे साइन करता है तो वहां ट्रू एंड करेक्ट लिखा हुआ है या ट्रू एंड फेयर लिखा हुआ है? सर पहले करेक्ट लिखा हुआ था, बाद में चेंज करके फेयर किया उसको। देखिए, जब तक जैसे सीए का सर्टिफिकेट आया तो उन्होंने करेक्ट करके फेयर कर दिया, सीए का सर्टिफिकेट हट जाने के बाद हर जगह उन्होंने ट्रू एंड करेक्ट ही लिखा हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रू एंड करेक्ट, करेक्ट, ट्रू एंड करेक्ट और ट्रू एंड फेयर में। करेक्ट का मतलब जितना भी डेटा आप दे रहे हैं दैट इज 100% करेक्ट। ट्रू एंड फेयर में देर इज वॉज ए स्कोप ऑफ मिस्टेक। सीए सर्टिफाई कर रहा है, हर चीज सर्टिफाई नहीं कर सकता, वो सैंपलिंग बेसिस पर ऑडिट करता है, इसलिए सीए का सर्टिफिकेट ट्रू एंड फेयर था। और जब टैक्स पेयर कर रहा है तो ये डिपार्टमेंट मान रहा है कि आपने इसमें जो भी लिख रहे हैं वो दैट इज एंड करेक्ट, 100% करेक्ट, क्योंकि सैंपलिंग है नहीं। एनुअल रिटर्न इज नॉट ए रिटर्न ऑफ रेक्टिफिकेशन, बट अच्छा एक बात बताइए, एनुअल रिटर्न तो बेसिकली समरी है, क्या ये 1 और 3B का रेक्टिफिकेशन रिटर्न है? No. नहीं 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 नहीं। रेक्टिफिकेशन रिटर्न नहीं है, लेकिन हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि ये 1 और 3B में अगर कोई मिस्टेक हो गया तो इट इज ए मिस्टेक आइडेंटिफिकेशन टूल, करेक्ट है? हम्म हम्म अब अगर इसमें मिस्टेक क्या क्या हो सकता है 1 और 3B में? 1 में मिस्टेक किस चीज का होगा? सेल का डिफरेंस। आउटपुट टैक्स का। हम्म 3B में डिफरेंस आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों का, मेनली इनपुट टैक्स क्रेडिट, करेक्ट है? 1 और वर्सेस 3B में अगर डिफरेंस हुआ, 1 वर्सेस 3B में डिफरेंस हुआ तो वो किस चीज का डिफरेंस है? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का। उसका लिए तो अलग से इन्होंने अब वो DRC 01C या 1D निकाल दिया इन्होंने कि अगर इसमें डिफरेंस होगा तो वो आपको एक्सप्लेनेशन देना ही देना है, करेक्ट है? Yes. लेकिन आप समझिए, जब आप 9 और 9C भर रहे हैं तो बेसिकली 1 और 3B में बिल्कुल सब कुछ सही जा रहा है, उसके बावजूद मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक कहां से आइडेंटिफाई हो रही है? एनुअल रिटर्न। 9 में बुक्स से, बुक बुक से। Yes. 26 AS से। कहाँ से?
इसका मतलब जब आप 9 या 9C भर रहे हैं तो 26AS और बुक्स इसके साथ मैच करना चाहिए। सही बात है या नहीं? यस। तो इट इज सिंपली ए मिस्टेक आइडेंटिफिकेशन टूल। लेकिन 9 भरने से क्या मिस्टेक करेक्ट होगा? नहीं, 9 से तो मिस्टेक आइडेंटिफाई होगा, 9 भरने से मिस्टेक करेक्ट नहीं होगा। तो मिस्टेक कैसे करेक्ट होगा? उसमें डीआर से या तो DRC कम टैक्स 03 भरा से जाए DRC या टू जीरो टैक्स भर दिया। थ्री 3 से से नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताइए, DRC 03 से अगर मिस्टेक करेक्ट होगा तो DRC 03 में जब ऑप्शन आएगा कि वाई यू आर पेइंग दिस अमाउंट, तो उसका रीजन क्या सेलेक्ट करेंगे? 73(5) वॉलंटरी 73(5) सेलेक्ट करेंगे या एनुअल रिटर्न सेलेक्ट करेंगे? एनुअल एनुअल रिटर्न रिटर्न करेंगे ना सर, जहां से वो आइडेंटिफाई हुआ है वो करेंगे ना, एनुअल ताकि रिटर्न उसको प्रूव कर सके। ओके, अगर आप एनुअल रिटर्न सेलेक्ट करते हैं तो आपको पेमेंट आईटीसी से करना पड़ेगा या कैश से करना पड़ेगा? कैश में कंपलसरी है सर। As per instruction of annual return, you have to pay this amount. If you select annual return, then you have to pay this amount through cash. यस। लेकिन अगर आप एनुअल रिटर्न भरने से पहले 73(5) सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप पेमेंट कैसे कर पाएंगे? ये लोगों के सामने वाले पर You can use cash आईटीसी कर credit both सकते हैं। ledger. तब तो आईटीसी Cash credit ledger both. Yes. तब तो आईटीसी से कर लेंगे ना? यस। Yes. इसीलिए हम लोग ये बताते हैं लोगों को कि आप एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले if you want to pay any tax, then pay through DRC 03 by selecting 73 subsection 5. लेकिन एनुअल रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आप DRC 03 लेते हैं तो चांसेस है, और उसमें एनुअल रिटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको कैश में ही देगा। नोटिस आ सकता है, नोटिस आ सकता है। अगर मान लीजिए आपने एनुअल रिटर्न सेलेक्ट किया और आईटीसी से पेमेंट किया, नोटिस आ गया, आप क्या करेंगे? प्ली करेंगे तो सर आईटीसी भी, DRC 03 में आईटीसी भी गया और फिर कैश में भी भरना पड़ जाएगा। देखिए, हमने आप लोग को एक चीज सिखाई है, ऑलवेज क्वेश्चन द नोटिसेस। अफसर जो भी बोल दे वो लॉ नहीं बन जाता है। सर लॉ में ऐसा तो इंस्ट्रक्शन को छोड़ दे तो लॉ में तो ऐसा नहीं है कि कैश में ही देना है। यस, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शन क्या टैक्स पेयर पे बाइंडिंग है? द इंस्ट्रक्शन, हाँ, नहीं, कैन इंस्ट्रक्शन ओवरराइड द रूल, कैन इंस्ट्रक्शन ओवरराइड द लॉ, कैन इंस्ट्रक्शन ओवरराइड सेक्शन 49? नो सर। है ना? No. तो यू हैव टू No. क्वेश्चन द नोटिसेस। तो अगर ऐसा नोटिस आ जाता है देन यू क्वेश्चन दिस नोटिस ऑन दिस ग्राउंड्स। लॉ के ग्राउंड्स पे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन कैन नॉट ओवरराइड द लॉ, इंस्ट्रक्शन कैन नॉट ओवरराइड द रूल्स एंड लॉ का सेक्शन 49 आपको इजाजत देता है कि आप पेमेंट आईटीसी से भी कर सकते हैं। करेक्ट है? यस सर। चलिए, तो ये सब का मतलब आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये बातें हमने लिख दी है, लेकिन ये जो अभी हमने बताया कि कैसे क्वेश्चन करना, वो नहीं लिखा। ये सर पोर्टल पे है अपने अपने उस पे वेबसाइट में, क्या चीज? जो अभी हम ये पढ़ अभी रहे हैं। ये जो बुक दिखला रहे हैं आपको, हम एक लिंक देंगे, वहां से डाउनलोड होगा। ठीक है? ओके। वेबिनार के एंड में। अब मुझे एक बात और बताइए, हमने इस पॉइंट के ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। अगर आईजीएसटी रिवर्सल है, मान लीजिए आपने जीएसटी 9 से आपने आइडेंटिफाई किया कि आईजीएसटी का रिवर्सल है, दिल्ली से महाराष्ट्र मूव किया, टैक्स पेयर को लगा कि ये आईजीएसटी, ये क्रेडिट जो है आईजीएसटी क्रेडिट, ये मुझे अवेलेबल नहीं है, अब आईजीएसटी का रिवर्सल करना है DRC 03 से। आप जब DRC 03 से रिवर्स करेंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या सेलेक्ट करेंगे? तो आइडियली तो जो ट्रांजेक्शन के ऊपर वो प्लेस ऑफ सप्लाई लगनी चाहिए उसका सबमिशन करके डालना चाहिए। मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि आईटीसी का रिवर्सल है और ये गाड़ी का ब्लॉक क्रेडिट के कारण है, या फिर हाँ, तो सर 243 के कारण है, सर तो या जो 180 अगर हमें डेज के गाड़ी कारण है। सर इन दैट केस तो जिस स्टेट में हमारा रजिस्ट्रेशन है उस स्टेट का वो प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा।
क्योंकि वो दिल्ली कहाँ से पे कंज्यूम होगी। दिल्ली से अगर महाराष्ट्र है तो कौन सा सेलेक्ट करेंगे? महाराष्ट्र। 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 तो ये याद तो रखिएगा, जहाँ पे कंज्यूम हुआ है वहीं पे आएगा ना। जहां का कंज्यूम हुआ है वहीं का आएगा, जिस स्टेट में, होम स्टेट में आएगा, याद रखिएगा। लेकिन कई जगह, कई बार ये हम लोग गलती कर देते हैं कि आप दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं कि जहां से आया वहां रिवर्सल करते हैं। ऐसा है नहीं। सेक्शन 17 ऑफ आईजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे, जिसका हमने डिटेल वीडियो 30-35 मिनट का डाला है। तो उसको हमने एक एक लाइन एनालिसिस करके ये निष्कर्ष निकाला है कि सर मैंने गलती से एक्सिस ले रिवर्सल। लिया, हाँ जी। गलती से आईजीएसटी मैंने एक्सिस ले लिया, मैं मान लो यूपी में रजिस्टर्ड हूँ, हाँ। तो यूपी डालूंगा मैं रिवर्सल के टाइम पे। यस यस। तो जब आप 3B में रिवर्सल करते हैं किसी क्रेडिट का, तो जी क्या होम स्टेट थोड़ी मतलब उसमें कोई प्लेस और सप्लाई तो नहीं चुनते हैं? नहीं, पूछता ही नहीं है कोई। पूछता ही नहीं है। तो जी DRC 03 में भी आपको जहां कंज्यूम हुआ जिस स्टेट में, वही स्टेट सेलेक्ट करना है। दूसरी बात, दिल्ली कब सेलेक्ट करना है? आईजीएसटी के रिवर्सल के केस में दिल्ली कब सेलेक्ट करना है? जब आप क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हो या गुड्स रिटर्न के केस में आपको दिल्ली सेलेक्ट करना है। ठीक बात है, क्योंकि अब कंजम्पशन कहां होगी? दिल्ली होगी। जी जी ठीक। ये हमने लाइन लिखी थी, इफ एनुअल रिटर्न इज फाइल्ड इनकरेक्टली देन टैक्स पेयर कैन ऑलवेज क्लेम दैट रेक्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न बी अलाउड ओनली। अच्छा, एक चीज और, आप किस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं? 22-23। 22-23 का। क्या 22-23 का एनुअल रिटर्न फाइल करते वक्त 21-22 का कोई डेटा आएगा? आएगा। नहीं आना, नहीं, नहीं आएगा सर। नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, आपको सिर्फ 22-23 का ही डेटा इसमें डालना है। भले जीएसटी 9 आपका मैच ना करे, यस उसको क्या करते हैं, मैच जबरदस्ती करवाने के लिए 21-22 का डेटा डालने लगते हैं ना, सिर्फ 22-23 का डेटा आएगा। अब देखिए डेटा कैसे फ्लो होता है। 22-23 का आउटपुट टैक्स, मान लो 22-23 कहां से चलेगा? अप्रैल से लेकर मार्च। आपने 1 में 100 भरा, 3B में 80 भरा, ये 22-23 में। लेकिन 23-24 के 3B में आपने 20 और भर दिया नेक्स्ट मंथ। मान लीजिए मार्च का डेटा है, आपने अप्रैल में जाके इसको भर दिया। करेक्ट है? अब आपको 22-23 का डेटा भरना है। एक बात बताइए मेरे को, ये 20 रुपए का जो आपने 23-24 में भरा है जो जीएसटी, वो किस ईयर का डेटा है? 22-23। 22-23 का। तो इस एनुअल रिटर्न 22-23 के एनुअल रिटर्न में ये 20 रुपए आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। हर हालत में आएगा। अब ये अलग बात है ये कहाँ आएगा, यस सर। टेबल 4 में आएगा या 10 और 11 में आएगा, वो हम लोग भी चेक कर लेंगे। ठीक बात है। उसी तरह से कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है, मान लीजिए आईटीसी आपका 2B में 100 रुपए आ रहा था, आपने 80 लिया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 20 रुपए और लिया, तो ये भी आएगा या नहीं? आएगा सर। 13 या 14 में आएगा ही आएगा। तो ये याद रखना है, करंट ईयर का 22-23 का डेटा आपको इस 22-23 का एनुअल रिटर्न में एंट्री करनी है। 22-23 का डेटा आपका 23-24 में फ्लो कर रहा होगा, उसके बावजूद ये 23-24 में जो ट्रांजेक्शन 22-23 के हुए हैं वो डेटा एंट्री करना है। ठीक बात है ना? इज इट पॉसिबल कि 22-23 का कोई डेटा 21, कोई ट्रांजेक्शन 21-22 में हुआ है? फ्यूचर का कोई ट्रांजेक्शन पास्ट में हुआ, इज इट पॉसिबल? एडवांस के केस में हो सकता है सर। एडवांस में नहीं, एडवांस के केस में कैसे हो जाएगा? एडवांस पे अगर टैक्स देना है तो आपको वो एडवांस 21-22 का ही टैक्स माना जाएगा। ओके। तो खैर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए आपको 22-23 का ही डेटा एंट्री करना, वो फ्लो करेगा नेक्स्ट ईयर, पिछले साल का। चलिए सर, आरसीएम के केस में अगर 21-22 का आरसीएम है, अगर हम उसको 23-24 में भर रहे हैं, लेकिन वो तो 23-24 का ही माना जाएगा ना? नहीं, एक बार फिर से बोल दीजिए। आरसीएम के केस में समझो 21-22 का ऑडिट हो रहा है मेरा, हाँ और उसमें मुझे टैक्स भरने को आया जो कि मैं 23-24 में हूँ, हाँ। तो 23-24 के एनुअल रिटर्न में मेरा 21-22 का आरसीएम दिखेगा फिर। लेकिन आरसीएम के केस में तो लागू नहीं है, मतलब जिस साल का भरूंगा वो उस साल का हो जाएगा।
ये पॉसिबिलिटी हो सकता है सर? आरसीएम के लिए सर यही इंस्ट्रक्शन है, जिस ईयर में आप पे कर रहे हो उसी में शो करना है आपने, भले ही लास्ट ईयर का हो। हाँ हाँ हाँ, आरसीएम में ऐसा कुछ है। मान लीजिए 17-18 का आरसीएम आप 23-24 में भर रहे हैं, जी, तो 23-24 में ही शो करना है हमें सर, आरसी 03 3B में भी और वहां पे भी 9 में भी। वो डिस्प्यूट है सर, उसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं, लेकिन टैक्स तो भरना है। हाँ, क्रेडिट तो खैर नहीं मिलेगा। ठीक बात है, चलिए आगे डिस्कशन में ये देखते हैं कहाँ आएगा ये। ठीक है, ये अलग बात है। 17-18 का कोई टैक्स आप 22-23 के डीआरसी 22-23 में DRC-03 से पेमेंट किए हैं, तो वो डेटा कहाँ आएगा, है ना। लेकिन वो तो 22-23 का है नहीं टैक्स, तो 22-23 के एनुअल रिटर्न में तो आना भी नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं, आगे डिस्कस करें। तो कितने टेबल हैं एनुअल रिटर्न में? अच्छा, कितने लोग पहली बार एनुअल रिटर्न भर रहे होंगे? कोई है जो पहली बार एनुअल रिटर्न भर रहा है? कोई नहीं होगा मुझे लगता है। एनीवन? चलिए कोई बात नहीं इसका। अच्छा एक बात बताइए, एनुअल रिटर्न में कितने टेबल हैं? 14। 4, 5, 6, 7, 4, 8, 5, 9, 6, 10, 14. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, है ना। वो 4, है 5 किसके लिए? आउटपुट, आउटवर्ड सप्लाई, आउटपुट सप्लाई, टर्नओवर यानी कि exempt and outward taxable, 6, outward 7, taxable. 6, 7, ITC, ITC. 8, बाकी का जो बैलेंस 2A वर्सेस 3B, way to be comparison. 9, ATC 8 में। Tax, टैक्स पेमेंट, tax. पेमेंट ऑफ टैक्स 10, 11, ये भी आउटपुट टैक्स है। 10-11 आउटपुट टैक्स लोन इन नेक्स्ट ईयर। 12-13 आईटी ITC next year. 6 का डबल 14, HSN 15 HSN इनवर्ट सप्लाई। ठीक बात है। ये पूरा का पूरा जो 15 HSN इनवर्ट सप्लाई है, ये मैंडेटरी है। जो आपने 14 लिखा है या पेड वाला है, ये गलत रिफंड है। है, ये रिफंड गलत है। है, नहीं, पेएबल एंड पेड है, टैक्स है। पेएबल एंड पेड है। तो 10-11 का जो डिफरेंशियल है वो 14 में दिखाएंगे। अच्छा 10, 11, हाँ करेक्ट, वो 14 में दिखलाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, और फिर 15 क्या हो गया? HSN आउटपुट सप्लाई है। यस सर, ओनली आउटवर्ड है सर। 16 इनवर्ड, 16 HSN इनवर्ट सप्लाई। एक रिफंड वाला भी तो था इसमें। सर ये 15 में भी होगा। एक रिफंड वाला भी था, वो रह गया मुझे। ये 15 ही है सर रिफंड का। 15 का रिफंड। HSN के लिए सर 16-17। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ, 17 है, 18 है। अच्छा एक 16 भी है, ये सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन डीम सप्लाई, ये इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड है। चलिए ठीक है, मोटा मोटी तो याद आ ही गया हम लोग को। बस ये है कि HSN इनवर्ट सप्लाई ऑप्शनल है। ठीक बात है। चलिए आगे आते हैं। तो 4, 5 आउटवर्ड सप्लाई देखिए, 4 में ये जो डिटेल है सप्लाईज मेड, ये जो ब्लू वाले हैं ये हमने लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है, जो 4, 4 ABCD इसमें जो डिटेल है, ये कहां से ऑटो पॉपुलेट होके आते हैं? R1 से, GSTR1 से ऑटो पॉपुलेट होके आएंगे। फ्यू फील्ड्स इन द टेबल आर ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम GSTR1 एंड दीस फील्ड्स आर एडिटेबल। अब मान लीजिए B2C और B2B ऑटो पॉपुलेट होके आ गया। अब आप समझिए क्या हुआ। इसको आप कैसे भरते हैं एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मुझे तो लगता है कि सबको आता ही है। मान लीजिए बुक्स में 100 है और GSTR1 में आपने 80 ही जमा किया। 80 शो किया, बताइए क्या करेंगे? और नेक्स्ट ईयर आपने कुछ नहीं किया, क्या करेंगे आप? DRC-03 से और में 100 ही शो करेंगे सर। यस, यहाँ पर आप कितना शो करेंगे? 100 ही शो करेंगे। यस और नो? ठीक है,
लेकिन अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर 80 और नेक्स्ट ईयर आपने 20 शो कर दिया GSTR 1 में, अब तो 4 में 80 शो करेंगे सर, फिर 10 में 20। यस, 4 में 80 शो करेंगे और नीचे जो 10 है, 10, 11, 12 वो भी दिखला देता हूं ताकि हम बाई चांस कोई नया हो समझ में आ सके। ये रखते हैं सप्लाईज और टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट्स प्लस, और 11 में है सप्लाईज और टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट्स यहां पर। तो सर इसमें एक इसका दुविधा मतलब है। ये, एक मिनट, अगर नेक्स्ट ईयर आपने नहीं शो किया तो ऊपर ठीक करना है, नेक्स्ट ईयर शो किया है तो यहाँ शो करना है, ठीक बात है। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, मैंने R1 में 100 सप्लाई थी, बुक्स में 100 थी, R1 में मैंने 80 शो की। फिर से कहिए, मैं लिख लेता हूँ। बुक्स में 100 है, R1 में 80 है, हाँ, और उसका जो टैक्स था 3B में वो भी 80 दिया। बुक्स में 100 है जी, R1 में 80 है, हाँ, और सर 3B में मैंने 100 ही टैक्स दे दिया, 100 पे टैक्स जो था वो दे दिया। करेक्ट। अब मुझे बाद में पता लगा तो R1 मैंने नेक्स्ट ईयर में अमेंड की, वो बिल नेक्स्ट ईयर शो किया। ठीक है, इस केस में क्या करें सर? यहाँ टेबल 10 सर में, टेबल 10 में 20, अच्छा, और ये 3B आपका GST जो टेबल नंबर 9 है वहां से मैच कर जाएगा, वहां से अपने आप पेड़ में आ ही रखा होगा ये। हाँ हाँ हाँ। ओके नहीं नहीं सर, या नहीं आया होगा, ऐसा होगा, सॉरी 3B का बेस पकड़ना पड़ेगा, हाँ जी, क्योंकि टैक्स का पेमेंट 3B से होता है। उन्होंने गाइडलाइंस भी दी है कि हाँ। बेस 3B को पकड़ना रहेगा। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने 100 रुपीज 3B में भर दिया था, लेकिन हाँ, R1 में 80 रुपया दिखाया, तो टेबल 4 में आएगा, टेबल 10 में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसका टैक्स आप डिस्चार्ज कर चुके हैं। अगर आपने टैक्स वो वर्ड यूज कर रहे हैं टैक्स डिस्चार्ज, दे वांट कि उसका कलेक्शन कब हुआ, आपने रिटर्न में कब दिखाया उनसे उनको मतलब नहीं है। आप ये GSTR 1 इज स्टेटमेंट। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बुक्स में 100 है, R1 में 80 है, यहाँ 100 है, ऑटो पॉपुलेट होकर 80 आएगा। आप कह रहे हैं कि तो उसको चेंज करना है मैन्युअली, चेंज करके 100 है। अच्छा, कितने लोग एग्री करते हाँ, हैं? क्योंकि नीचे जो टेबल आएगा वो टेबल 4 में डिस्चार्ज ज्यादा दिखेगा आपका। सर मैं एग्री हूँ। अच्छा, मैं एग्री हूँ। सर इसमें क्या होगा, ये जो एक मिनट सर जो एक करके मैं नाम ले लेता हूँ, फिर बोलिएगा। राजेश जी बोलिए। मैं एग्री हूँ। अच्छा, अमित जी क्या बोल रहे हैं आप? सर ये जो टेबल 80 में ये जो 80 निकाल के 100 कर रहे हैं ना, तो इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट GSTR के टेबल 9 में भी जाता है, तो वहां पे जब हम टैक्स मैच करेंगे तो मैच हो जाएगा, तो हम 80 को 100 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं। हाँ हाँ, कहिए। सर मैं बात करूँ कुछ? हाँ हाँ, बोलिए। इसमें जो टेबल 4 है, R1 से जो वैल्यू पिकअप होती है वो इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स पिक होगी 100, और जो टैक्सेस की वैल्यू है वो 3B से डायरेक्टली पिकअप होगी। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि इसमें वैल्यू ऑटोमेटिकली जो ऑटो पॉपुलेट आएगी वो 100 ही आएगी? हाँ, बिकॉज आप अमेंडमेंट करोगे तो वो डेट ऑफ इनवॉइस डालोगे ना, तो 100 ही आएगी ऑटोमेटिक, 100 ही आएगी। नेक्स्ट ईयर के अगर सितंबर की या अक्टूबर के रिटर्न तक कोई भी चेंज करेंगे ना, उसका इफेक्ट यहाँ आ जाता है सर। अमेंडमेंट नहीं किया तो मैन्युअली करना पड़ेगा। मैन्युअली तब मैन्युअली करना पड़ेगा। अगर मैंने मान लो अमेंडमेंट नहीं किया होता तो फिर मुझे 4 में ही 100 लिखना होता। सर अमेंडमेंट नहीं, तो फिर 9 में करना पड़ेगा, 80 और 9 में करना पड़ेगा। सर अमेंडमेंट अगर नहीं करेंगे तो ऑफिसर को समझा नहीं पाएंगे कि 1 और 3B के मिसमैच को मैंने क्या किया। नियम रूल के अनुसार 1 को अमेंड करना ही है 30 नवंबर से पहले। नहीं सर, वो बात ठीक है, मान लो मैंने गलती कर दी, नहीं अमेंड किया, तब तो मुझे फिर 4 में ही शो करना पड़ेगा ना 100। नहीं, देखिए जो अमित जी कह रहे हैं, मान लीजिए बुक्स में 100 है, 1 में 80 है और 3B में 100 है, करेक्ट है? और 1 पढ़ दिया है तो चिंता आप कह रहे हैं 1 को हम अमेंड करके, मतलब टेबल 4 में अगर आते हैं तो वो हम 100 कर दे, है ना? और यहाँ पर भी 100 कर दे। अमेंड नहीं किया। हाँ, GST 1 अमेंड नहीं किया, मैं वही बोल रहा हूँ सर। मेरा कहना है ना, एक दो प्रैक्टिकल केस मेरे साथ हो चुका है। एक मिनट अनिमेश, पहले इसको समझ लेते हैं।
बुक्स में 100 है, 1 में 80 है, 3B में 100 है। तो आप टेबल 4 में कितना कर रहे हैं? 100। 100 यहाँ पर भी 100 आया होगा, यहाँ पर 80 आया होगा। नहीं सर, यहाँ 100 आएगा। 100 आएगा। ओहो, 80 आएगा। ऑटो पॉपुलेट होके 80 आया होगा। नहीं सर, नहीं सर, 100 ही यस सर, आएगा। अमेंडमेंट नहीं किया पेबल तो जो वन टैक्स मिनट पेबल है, टैक्स पेबल जीएसटीआर 3B से आता है। सर ये जो राजेश जी एक मिनट, जीएसटीआर राजेश जी ये ऑटो पॉपुलेट होके पेड थ्रू कैश यहाँ आएगा 3B से, लेकिन ये सर जो 9 डेटा का है जो टैक्स पेबल का, ये जो Yes. डेटा है टैक्स पेबल का, वो तो 1 यही से आएगा आएगा। ना, वो तो 1 से ही आएगा। ये 80 आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये 3B अरे से एक आएगा। मिनट राजेश जी, एक मिनट राजेश। नहीं 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 सर, पेबल 100 ही आएगा सर टोटल। सर वो आता 1 से, आपकी बात सही है, 1 से आता है क्योंकि इसमें B2C B2B का बाइफर्केशन है जो जीएसटीआर 3B में नहीं है। इसको फिर आप एडिट करके 100 करेंगे। यस 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 सर, यस सर, हाँ इसको एडिट करते हैं हम लोग। हाँ तो बोलने देंगे तब ना बोलूंगा पूरा। तो 1 से तो 80 ही आएगा यहाँ पर, लेकिन फिर एडिट करके इसको 100 करेंगे जो इसके साथ मैच कर जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं ना आप लोग? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसमें मेरा कहना है कि और भी है, अगर हम 20 नेक्स्ट ईयर दिखाते हैं। ये महेश जी एक बार पूरा जी। डिस्कशन कर लेते हैं, बाद में देखेंगे एक एक चीज। जी सर। हाँ, मैं ना ये इसके अंदर जाना नहीं चाहता क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। जी। ठीक है, कोई ए तरीके से करेगा, कोई बी तरीके से करेगा, लेकिन सही होता है अमूमन। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा लेकिन कोई बात नहीं। इसमें ये जो है, ये जो पूरा B2B B2C है, नेट ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स अमेंडमेंट टू 4A टू 8E, 4A टू AE दिखलाना होता है। तो मतलब ये जो है क्रेडिट नोट, ये वाला ये भरने की जरूरत नहीं है आपको, ये ऑप्शनल होगा क्योंकि यहाँ पर नेट ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट आप दिखला सकते हैं। ऐसा है ना? सर आई थिंक वो ऑप्शन तो चला गया है। हाँ मुझे भी यही याद आ रहा है। B2B का, B2C तो नेट ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट दिखला सकते हैं, लेकिन B2B का नेट ऑफ क्रेडिट सेपरेट सर इसी टेबल 4 में नीचे दिया है IJ, यहाँ पे हमको दिखाना मैंडेटरी। जी जी जी। ये मैंडेटरी है ना? यस सर। शुरू के साल में हो गया था सर ऑप्शनल, अब नेट ऑफ शुरू के साल में कैपिटल नेट आईटीसी को देते हैं सर। सब कुछ उन्होंने शुरू के साल में लिबरलिटी दिखाई थी, अभी हाँ। सब हटा दिया है। हाँ ये सर वो आईटी से रिलेटेड है सर, नेट बताने का, नॉट आउटपुट। सर अप्रैल से दिसंबर तक वो ग्रॉस था, फिर जनवरी 23 से मार्च तक नेट दिखाना था। तो ये दिक्कत आएगी 9 करते समय। ये देखिए रुक जाइए, यहाँ पर लिख रहा है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट नोट इन रेस्पेक्ट ऑफ B2B सप्लाईज एक्सपोर्ट्स सप्लाईज टू SEZ and exports shall be declared here. Table 9B of Form GSTR 1 may be used for filling up details for 17, 18, 18, 19, 19, 20 and 21, 20, 21. ठीक है, the registered person shall have an option to fill table 4B to 4E net of credit note if there is any difficulty in reporting such details separately in this table. यानी कि यहाँ पर 21, 22 और 22, 23 है नहीं, बुराई 12, 13, 12, 13। हाँ ये मैंडेटरी हो गया। और कौन सा टेबल था? मतलब आईटीसी वाला कैपिटल गुड्स वाला भी था, उसमें भी उन्होंने हटा दिया। सर टेबल नंबर 5 भी था ना, वो पहले ऑप्शनल था, उसको भी कंपलसरी कर दिया है। जो एग्जम्प्टेड गुड्स, नॉन टैक्सेबल गुड्स, नॉन जीएसटीबल गुड्स, उसको भी कर दिया सर। एक मिनट, इसको ना ठीक कर लेते हैं। कौन सा पेज है? 4। IJKL, ये याद रखिएगा, IJKL। आई में J KL सब मैंडेटरी है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है एडिट,
ये तो नेट ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट आएगा ना? नेट हाँ, ऑफ ये आएगा। अमेंडमेंट्स भी आएगा सर। हाँ जी, जी अमेंडमेंट्स भी आएगा। इसमें अमेंडमेंट्स भी आएगा। ओके, हम्म, ठीक है, ठीक है। उसके बाद तो ये जो जहां अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मैंडेटरी है, ठीक है। सर वो सिर्फ 4A तक आएगा ना, ई का क्यों आएगा उधर? ये हटा देना। हाँ 4, खाली वो 4A to 4E हटा दो, नेट ऑफ अमेंडमेंट्स हो जाएगा वो B2C। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहां पर ये जो इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, अब आप 22-23 का रिटर्न भर रहे हैं और 17-18 का आपने रिवर्स चार्ज में पेमेंट किया, वो डेटा यहाँ आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। DRC 03 से मुझे लगता है जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। क्या कहते हैं? कहीं नहीं आता है सर। सर DRC 03 से पे करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर RCM इन्होंने 3B के थ्रू पे किया तो फिर आएगा। अच्छा, 17-18 का RCM अगर आपने 3B के थ्रू आज, जी जी, ओके ओके, ठीक है। यहाँ ये वाला एक बार चेक कर लेते हैं। ये 5, ये नेट ऑफ डेबिट नोट जो लिखा हुआ है, नेट ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट अमेंडमेंट्स, इसका एक बार चेक कर लेते हैं। 8, ये परमिटेबल है। हाँ, ये इसको परमिट कर दिया। कौन सा टेबल नंबर था? 5। नहीं नहीं, ऑप्शनल है, ये देखिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको परमिट कर दिया, सब कुछ कर सकते हैं नेट ऑफ जैसे चाहे वैसे। ओके ओके, ऑप्शन टू फिल, ऑप्शन टू फिल 5A to 5F, 5A to 5F कौन से पेज में? 12 पेज में। हम लोग वहां कितने पेज में थे? 4 पेज में। 5, ये सारा नेट ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट अमेंडमेंट में बी यूज फॉर द सेम, और ये सारा ऑप्शनल है 5S2K, ठीक है, ये तो ठीक लिखा। अब यहां पर आइए, ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई और नील रेटेड सप्लाई, जीएसटी में नील रेटेड सप्लाई कुछ भी नहीं है। या तो आप सारा एग्जेम्प्टेड में डाल दीजिए या सारा नील रेटेड में डाल दीजिए, करेक्ट है? लेकिन जो नॉन जीएसटी सप्लाई है, इसमें इन्होंने लिख दिया कि इट इंक्लूड्स नो सप्लाई, यानी कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सारे शेड्यूल 3 सप्लाई, सप्लाई ऑफ अल्कोहल, ये सब आपको इसी में डालने होंगे और ये सेपरेटली शो करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, शेड्यूल 3 का जो नो सप्लाई का केस है, क्या वो जीएसटी 1 में जाता है? नो, नहीं, नो नो नो, न 3B में जाता है। तो नो सप्लाई का भी डेटा आपको एनुअल रिटर्न में लेकिन डालना पड़ता है, 1 और 3B में तो जाता नहीं। ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर। सर इन लोग को शायद टर्नओवर कंप्यूट करने के लिए वो वैल्यू चाहिए। नो सप्लाई का नो सप्लाई के ट्रांजैक्शंस के वैल्यू टर्नओवर का तो पार्ट ऐसे भी नहीं होता है, टर्नओवर का पार्ट नहीं होता है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई का होता है। ये जब स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न करेंगे, हाँ, लेकिन सर 9 को कंपेयर करेंगे 1 से, तो ये टर्नओवर का मिसमैच फिर शो करेगा। अरे सर 40 to 43 रूल 40 to 43 के लिए मायने रखता है क्या? नहीं नहीं, आप आप लोग क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? क्या? हाँ, रूल 42-43 में तो ये सेल ऑफ सिक्योरिटीज आता ही आता है 1%। इसलिए मायने रखता है ना, वो मायने रखता है इसलिए। अगर रूल 42-43 है तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, शेड्यूल 3 का कौन सा एक सप्लाई, उसको भी रूल 42-43 का पार्ट मान लिया गया है। तो रिवर्सल करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन नो सप्लाई का, यानी कि ये सारे ट्रांजैक्शन एग्रीगेट टर्नओवर के पार्ट नहीं बनते हैं, याद रखिए। वो तो नहीं बनते, वो तो नहीं, क्लियर है वो तो। ठीक है। और कोई कुछ कह रहा था कि टर्नओवर मैच नहीं करेगा, किस टर्नओवर के साथ आप मैच करवाना चाह रहे हैं? सर जो लेट फी कैलकुलेट कर रहे हैं 9 में ना, इसको भी इंक्लूड कर लेता है ये। जैसे 2 करोड़ का जो लिमिट है 2 करोड़ का 9 का, हाँ, अगर इसको नहीं डालेंगे ना जीएसटी को ना, तो नहीं होता है। जैसे डाल देते हैं ना
हाँ कैलकुलेट करने लगता है वो कि आप एलिजिबल थे 2 करोड़ के लिए। अच्छा हाँ, और दूसरी चीज है, जीएसटीआर 3 में तो नॉन जीएसटी सप्लाई का कॉलम है सर। नहीं है। नो जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई है जो कॉलम नंबर ई है 3 का। एक बार देख ले। यस सर। देखिए सर, देखिए। मेरे केस में सर रियल एस्टेट में बुद्धा डेवलपर में ना ये इशू आ रहा था, क्या अगर नेट जीएसटी को नहीं काउंट कर रहे थे 2 करोड़ से बिलो हो रहा था एनुअल टर्नओवर, नॉन जीएसटी को काउंट कर रहे थे 2 करोड़ से ऊपर हो रहा था। नहीं, नॉन जीएसटी को तो आपको काउंट तो करना ही है, टर्नओवर का तो पार्ट है ही है। देखो, एक है हाँ एक मैं समझ गया, एक है नो सप्लाई, एक है नॉन जीएसटी सप्लाई। नॉन जीएसटी सप्लाई आर ट्रीटेड एज एग्जाम सप्लाई, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। नॉन जीएसटी सप्लाई में 5+1 है। नॉन जीएसटी सप्लाई आर ट्रीटेड आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जाम सप्लाई। जैसे सेल ऑफ सिगरेट्स है जो आउट ऑफ जीएसटी है। जैसे पेट्रोलियम है हाँ, वो नॉन पेट्रोलियम जीएसटी, प्रोडक्ट्स, हाँ, यहां मैं लिख देता हूं सेल ऑफ पेट्रोल, सप्लाई ऑफ पेट्रोल। फॉर पेट्रोल डीजल, एग्जाम्पल सप्लाई ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल डीजल, हाँ, सीएनजी गैस। सप्लाई ऑफ 5 पेट्रोल प्रोडक्ट्स, ये लिख देता हूँ, सब कुछ आ गया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ गए। तो अनिमेश, सर इसमें एक और लिखिए, सर हाँ, इसमें एक और लिखिए, आईसी सेल और बॉन्ड ट्रांसफर, जो जनरली ये लिकर वगैरह बहुत कम लोगों के केस में होता है, नहीं, लिकर हाईसी पेट्रोल। सेल तो अब तो नो सप्लाई में आ गया ना वो तो, और वो भी हाँ हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आ गया। यस यस, इसीलिए बोल रहा हूँ सर, इसी में ऐड कर दीजिए नो सप्लाई में, आप जब लिख रहे हैं तो। नहीं, वो तो लिख ही दिया ना, शेड्यूल 3 सर जो लिखे वो नॉन जीएसटी का लिख रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ तो लिखा हुआ ना शेड्यूल 3 का नॉन। हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं ये शेड्यूल नॉन 3, जीएसटी सप्लाई में, एक मिनट रुक जाइए, नॉन जीएसटी सप्लाई में आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जाम सप्लाई, लेकिन उसको आपको यहाँ शो करना है। रुकिए रुकिए रुकिए, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, नॉन जीएसटी सप्लाई आर रिक्वायर्ड इन 1 and 3B, लेकिन नो सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड। नो सप्लाई रिक्वायर्ड टू बी शोन इन GSTR 1 and 3B। मैं एक बार सही है। दोबारा बोल दूंगा। तो ये जो बिल्डर्स जिनका परमिशन मिल जाता है, ऑक्यूपेशन लेटर मिल जाता है, लेटर ऑफ ऑक्यूपेशन, उसके बाद वो जो सेल करते हैं उसको हम नॉन जीएसटी ले जाएंगे, नो सप्लाई में ले जाएंगे या एक्सेम में ले जाएंगे? नो, देखिए, उसको नो सप्लाई में ले जाएंगे। तो फिर उसको रिपोर्टिंग नहीं करना है 3B में? नहीं, वो करना है ना जिग्नेश सर, वो करना है, वो शेड्यूल 3 का पार्ट हो जाएगा ना। अब रिपोर्टिंग सर बोल रहे हैं 3B में नहीं करना है, इसलिए बोल रहा हूँ। 3B में तो करना पड़ेगा ना टर्नओवर पर्पस के लिए। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। देखिए जिनेश जी जो सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बिल्डर जिसकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब वो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को बेच रहा है, तो वो नो सप्लाई का केस बनेगा या फिर एग्जाम सप्लाई का केस बनेगा? सर वो नो सप्लाई रहेगा ना, शेड्यूल 3 का आइटम हो गया ना वो। ठीक है, तो शेड्यूल 3 का आइटम हो गया। अब शेड्यूल 3 का आइटम 3B में कहाँ शो करेगा? 3B में तो नो सप्लाई आता ही नहीं है। सर है ना 3B नॉन सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई उसमें। नॉन जीएसटी सप्लाई होता है। नॉन जीएसटी सप्लाई, यस। तो नॉन जीएसटी सप्लाई नो सप्लाई नहीं होता है। नॉन जीएसटी सप्लाई सिर्फ ये होते हैं। लेकिन हम तो शो कर देते हैं सर उसमें। नहीं, वो आप शो कर देते होंगे, लेकिन जी बराबर ना, टेक्निकल लॉ में जाएंगे तो नॉन जीएसटी सप्लाई सिर्फ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो नील रिटर्न भरना है अमित जी, सिर्फ एनुअल हाँ रिटर्न है। हाँ,
चलिए, अब आईटीसी में आते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट टेबल नंबर 6, ये फॉरवर्ड चार्ज, ये सी जो है आरसीएम इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड है, ये डी है आरसीएम इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड है। इसमें इनपुट और इनपुट सर्विसेज आप कंसोलिडेट करके डाल सकते हैं। कैपिटल गुड्स आपको सेपरेटली रिपोर्ट करना पड़ेगा सभी जगह। जो अनरजिस्टर्ड से सप्लाई है वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जो रजिस्टर्ड से सप्लाई है जिस पर आरसीएम है वो 2B में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक बात है। इसके बाद टेबल 7 में एज पर रूल 37 जहां पर पेमेंट इज मेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 180 डेज, उसका रिवर्सल यहां शो करना है। रूल 39 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कॉमन क्रेडिट, रूल 42 कॉमन क्रेडिट अपॉर्चमेंट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, रूल 43 कॉमन क्रेडिट अपॉर्चमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स, 17(5) ब्लॉक क्रेडिट। सारा का सारा 7A से लेकर 7E तक आप 7H में शो कर सकते हैं अदर रिवर्सल्स, लेकिन ट्रान 1 ट्रान 2 तो आप एप्लीकेबल ही नहीं है। अदर रिवर्सल में जो पॉसिबिलिटी है वो मैंने लिख दिया। गुड सब्सिक्वेंटली यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस, गुड सब्सिक्वेंटली यूज फॉर एग्जाम सप्लाई, 18(4) में रेगुलर पर्सन टू कंपोजिशन पर्सन, सेल ऑफ कैपिटल गुड्स। तो ये सारे लिख दिया हमने। इसके बाद नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन टेबल 8 में। इसमें किसी का कोई सवाल या कोई सजेशन टेबल 6 और 7 से रिलेटेड? सर 6 और 7 में नेट ऑफ क्रेडिट नोट्स शो करना होगा ना? ऑब्वियसली जितना आपने सर यहाँ पे अभी क्वेश्चन उठाया था शायद पाटिल सर ने, हाँ, कि दिसंबर तक जो रिजीम चल रही थी वो क्रेडिट नोट सेपरेट दिखाते थे, आईटीसी अलग दिखाते थे, नेट नहीं करते थे, और जनवरी से फिर नेट किया। मतलब सर फॉर्म मैपिंग में कुछ प्रॉब्लम है। जो रिवर्सल है ना 9 में जो सेपरेट है, जो 3B में सेपरेट नहीं है, उसका कैप्चर सेपरेटली नहीं हो रहा था। वो तो टू द एक्सटेंट ऑफ रिवर्सल डिफरेंस आता था फॉर्म में। इसके लिए उन्होंने फॉर्म में भी बोल दिया है कि आपको रिटर्न में भी नेट शो करना है और एनुअल रिटर्न में भी सेपरेटली शो करना है। ओके, तो एक यूनिफॉर्मिटी लेके आ गए। चलिए, नेट ऑफ क्रेडिट नोट ना सर, इनपुट हाँ, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। हाँ, दैट ओनली नेट, नहीं तो रिवर्स, कई लोगों ने रिवर्सल को भी नेट कर दिया। हाँ, रिवर्सल अलग से शो करें। रिवर्सल के उतना डिफरेंस आ रहा था फॉर्म में हमेशा, हर साल। जी जी जी। हाँ, तो मतलब क्रेडिट नोट का रिवर्सल आप ये अदर रिवर्सल में नहीं दिखलाना, ऊपर ही दिखलाना है ना। हाँ सर ये कैसा था, ये 5 जुलाई को एक एडवाइजरी जारी हुई थी कि आप ग्रॉस दिखाओ और क्रेडिट नोट भी दिखाओ। अल्टीमेटली इफेक्ट तो नेट था, लेकिन अब उसका इफेक्ट 9 में ऐसा हुआ कि 3B का जो टेबल 6 का जो कॉलम है 9 का, वहां पे ग्रॉस दिखता है, और अल्टीमेटली टेबल 8A में वो डिफरेंस खड़ा हो जाता है, और वो जो नेट ऑफ हो रहा है क्रेडिट नोट का उसका वो लेता नहीं है। हाँ, और ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए बेटर है कि रिटर्न में भी नेट और एनुअल रिटर्न में भी नेट, किससे खत्म। नहीं, लेकिन स्टार्टिंग के जो प्रेजेंटली लेकिन अगर दिख रहा है। लेकिन मेरा सर कहना है कि वो जो टेबल का जो 3B से आता है ऑटो पॉपुलेट 6 का पहला कॉलम, अगर उसमें नेट ऑफ नहीं लिए 3B में, तो फिर तो मिसमैच आ जाएगा यहाँ 6 में। नहीं, अब एक बार शुरू से इसको करते, मुझे राजेश जी की बातें याद आ गई, वो जो सर्कुलर बता रहे थे। 2B में मान लीजिए 100 आ रहा है, 2B में B2B सप्लाई का अलग नजर आएगा, क्रेडिट नोट अलग नजर आता है। ठीक बात है ना? हाँ, यस, लेकिन यहाँ पे फिगर सर टोटल होके नेट आएगा ऊपर। हाँ, अब एक मिनट रुकिए। अब आप सवाल ये उठता है 3B में सर 2B, सर GST 9 में कोई 2B का इफेक्ट नहीं आता है, 2A से इफेक्ट आता है। नहीं, आप समझिए, 8A से आता है, 8A से आता है। ओहो, मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ, लेकिन आप जो मैं एकदम शुरुआत में चलते हैं, डेटा कहाँ से फ्लो हो रहा है। B2B GST 2B के B2B में 100 नजर आ रहा है, क्रेडिट नोट में 20 नजर आ रहा है। ठीक बात है। अब 3B में आप 100 शो करके 20 माइनस करेंगे 80। हाँ सर, ये एडवाइजरी हुई थी 5 जुलाई 2022 को कि ऐसा करना है, आपको 100 दिखाना है, फिर 22 रिवर्स करना है, या फिर 80 लेके 80 ऐसा करेंगे। नहीं, फर्स्ट वाला सर, नहीं 120। यही एडवाइजरी आई है जो अमित जी भी बोल रहे हैं। हाँ सर, 5 जुलाई 2022 को है ये।
राजेश जी बोल रहे राजेश जी कहाँ? जी सर सर, 80 ही दिखाना है। राजेश जी आप क्या कह रहे थे, कौन सा ऑप्शन? ये पहला वाला ऑप्शन जो है ये एडवाइजरी है, उसमें एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। 170 नंबर की सर्कुलर है। और ये वाला दूसरा वाला उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि रेवेन्यू का तत्काल उनको बंटवारा करना है। हाँ। ऐसे 20 रुपए जो नेटाफ में पड़े हुए हैं, वो साल के लास्ट में जाके स्टेट और सेंट्रल के मध्य उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेंट्रल। लेकिन आप बताइए पहले आप क्या कह रहे थे, पहले जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे? मैं यही बात, पहला वाला ही बात मैंने कह रहा था। आप ये कह रहे थे? जी सर 5 जुलाई तक तो पुराने पैटर्न में चल रहा था कि हम नेटाफ लें चाहे जैसे लें, लेकिन 6 जुलाई से हमको ऐसे करना था फर्स्ट ऑप्शन की तरफ से। अच्छा, वो एडवाइजरी निकालने दीजिए। नहीं, 170 सेकंड ऑप्शन लेटेस्ट है। नो फर्स्ट हम सब एडवाइजरी निकालने दीजिए। रिवर्सल सेपरेटली शो करते थे पहले, बाद में उसको नेट बता दो बोल रहे हैं। नहीं, एक एडवाइजरी निकालने दीजिए। 5 जुलाई 2022 है ना? जी 170 नंबर है सर। सर अभी प्रेजेंटली जो ऑटो पॉपुलेट आ रहा है वो सेकंड ऑप्शन ही आ रही है, 3B में भी नेट ही आ रहा है। ऑटो पॉपुलेट नेट ही आ रही है। प्रतीक कहाँ हो? सर सर्कुलर है सर। नहीं सर्कुलर नहीं है सर, एडवाइजरी है सर। सर्कुलर 170 है सर, सर्कुलर है। सर्कुलर 170 है सर। सीबीआईसी की वेबसाइट पे है सर। 170 नंबर सर्च कीजिए, गूगल में मिल जाएगा। 6 जुलाई 22 को जारी हुआ है। मुझे याद आ रहा है प्रतीक ने एडवाइजरी दिखाया था। वो नेट शो करने के लिए था सर। अच्छा ऐसा करता हूँ, छोड़िए उसको। सर सर्कुलर 170 निकाल लीजिए ना, उसमें नीचे उन्होंने वो भी लिखा हुआ एग्जांपल। एडवाइजरी तो नया था ना राजेश जी। मुझे एक बात बताइए, अगर आप इसको छोड़ दीजिए, सर्कुलर छोड़ दीजिए। सर ये एडवाइजरी था जो आप बता रहे हो, वही सही था। अभी इसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो डेटा अभी फ्लो हो क्या रहा है। एक मिनट, अब ये डेटा जीएसटी 9 में हम लोग आईटीसी जब शो करेंगे तो ये 100 रुपीज दिख रहा है सर। तो 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर 100 आएगा, ऊपर में 6 टेबल नंबर 6। हाँ 100 आएगा सर, वो ग्रॉस आपने 100 लिया ये बताएगा। और यहाँ पर अदर रिवर्सल में 20 दिखलाना पड़ेगा, लेकिन वो माइनस होता नहीं है सर। वो माइनस नहीं होता, क्या बात कर रहे हैं? टेबल 8 में सर टेबल 8 में वो फिर वहाँ पे माइनस नहीं होता और वो डिफरेंस खड़ा हो जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम टेबल 8A की है। यस सर, वहां से मैचिंग तो मेन है ना सर, क्योंकि नोटिस तो वहीं से आती है। नोटिस वहीं से आएंगे सर। ओके हाँ टेबल 8। तो आप ये कह रहे हैं टेबल 8 में जो ऑटो पॉपुलेट डेटा होके आएगा वो नेट ऑफ क्रेडिट। टेबल 8 में अगर अपन देखेंगे ना सर, तो 100 - 20 वहां तो 80 दिखेगा, क्योंकि वो एक्चुअल प्योर क्रेडिट है। लेकिन हमारा जो प्रेजेंटेशन जाएगा वो तो 100 दिखेगा 3B में ग्रॉस, और वो रिवर्सल को पकड़ता नहीं है ये फॉर्म। तो वो बताएगा आपने 100 लिया, आपको तो 80 था एलिजिबल, 20 पे भरो टैक्स, जो कि हम ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हैं। वो रिवर्स को इनकॉर्पोरेट होने नहीं देता यहाँ पे। अगर हम उसको करते भी हैं तो भी माइनस में फिगर आ जाती है यहाँ पे। समझ गया। ये आईटीसी है पर सम टोटल ऑफ 6B एंड 6H। यस सर, ये आना चाहिए था, ये आई से है ना, टोटल नहीं, ये नेट आईटीसी अवेलेबल जे से आना चाहिए था, ये आना है ना। जो 7 का जे है, जे आना चाहिए था, यही जाता है आपके 9C में। हाँ ये तो लिखा भी है हमने 9C ना। अच्छा, ये आपके 8 से तो कुछ जाता नहीं। अगर आप नेट ऑफ करके ले जा रहे हैं तो फिर तो 9 और 9C दोनों मैच हो जाते हैं फिर सर। 6H नहीं सर, 6I आना है उधर, 6I आना, 6B की जगह B and H है ना, B and I आना, 6B and 6I। ये आप ओरिजिनल देख रहा है? नहीं सर, आई नहीं है, H ही है। टोटल रिवर्सल है ना। हाँ दो रिवर्सल है। नहीं, जो गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट निकाला था उसमें तो H ही है। रिवर्सल को कंसीडर नहीं करता ना, तभी नहीं करता ना सर जब वहाँ आई नहीं है, H है। हाँ उसके लिए तो कंसीडर, एक्चुअली आई आना बोलूं मैं, एक्चुअली इनफैक्ट
अच्छा अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं कि आई आना चाहिए। आई आना चाहिए बोल रहा हूँ मैं। ओके सर अगर उसमें आई, ये सर फॉर्म में अगर आई आता था तो लोग कुछ भी जुगाड़ मार के जो भी फिगर है उसको लाके वहां पे रख देते थे, कुछ भी रिवर्सल दिखा तो बाद में देखा जाएगा, तो इसी के लिए अच्छा बनाया उन्होंने। अच्छा, ओके ओके। एक साथ में 3B फॉर्म भी ओपन कर लो। 3B मेरे पास पुराना फॉर्म है, इसमें वेबसाइट में नया फॉर्म लेटेस्ट वाला फॉर्म काम में आएगा, बार बार हम जब रेफरेंस देते हैं ना तो कॉलम्स रेफर करने को काम में आएगा। नया 3B का फॉर्म कहाँ मिलेगा? जीएसटी में सर कोई भी रिटर्न वाला ले लेंगे ना सर, किसी का भी। जीएसटी या 3B एडवाइजरी। फॉर्म भी चाहिए एक्चुअली। अपने वेबसाइट में डाल नया फॉर्म। आप डेट डाल दो ना उसमें, 5 जुलाई या 6 जुलाई का। जो चीज ढूंढना चाहूँ वो मिलता नहीं है 3B। सर मैं एक 3B शेयर करूं क्या किसी का क्लाइंट का, जो मतलब ब्लैंक है हाँ कीजिए। फॉर्मेट के लिए। ये आ गया, मिल गया मिल गया, ये रहा। ये रहा आईटीसी अवेलेबल, ऑल अदर आईटीसी एज। यहाँ पर देखिए ये जो आईटीसी रिवर्स है ना, यहाँ पर अदर्स में क्रेडिट नोट का रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा, इसी पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए वापस आते हैं। हेलो। हाँ हाँ रवि। सर इसमें अभी इसमें नहीं आता है सर, अभी नेट अप होके ऊपर आ जाता है। नेट ऑफ आ जाता है। हाँ नेट अप ऊपर आ जाता है। नहीं सर, पहले नहीं आता था, जिन्होंने किया है उनको क्या करना है? जब नोटिस आएगा तब यार हम लोग तो कर चुके हैं जो 22-23 के लिए, तो अभी हम भुगत रहे क्योंकि हमारा टेबल 8 से मैच ही नहीं हो रहा है, तो हमने नेट ऑफ होके डाला है टेबल 6 में। ओके ओके, नेट ऑफ ही होना है एक्चुअली। नेट ऑफ ही सर, अमित सर नेट ऑफ ही ऑप्शन है सही। हाँ लेकिन आपने 3B में जो फिगर डाला है रिवर्सल का, आप उसको क्या इग्नोर करेंगे अपने 9 में? वो करना पड़ेगा इग्नोर, नहीं तो मेरा टेबल 8 मैच नहीं हो रहा है। करना पड़ेगा, अदरवाइज इतने डिफरेंस आएंगे। नोटिस के लिए सब तैयार हो। नहीं, वो नेट ऑफ करने के लिए ही एडवाइजरी थी एक, कि जनवरी से था या कौन से मंथ से था मुझे याद नहीं है, लेकिन बाद में बोला है कि नेट ऑफ शो करे 3B में। इतना जनवरी से जनवरी 23 से सर, जनवरी 2023 से था कुछ की नेट ऑफ शो करे। आगे बढ़ते। सर यही दिक्कत आने वाला जीएसटी 9 फाइल करते समय। चलिए सर, टेबल आईटीसी का जो आप बता रहे हैं, इसमें आपको 2 तरीके को लेना पड़ेगा। पहला तरीका एज पर सर्कुलर जैसे है और एज पर एडवाइस जैसा आप बता रहे हैं लोग, तो दोनों तरीके से आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एक बार और, वो एडवाइजरी भी नहीं सर अल्टीमेटली हम तो यहाँ पे डिस्कशन करके सब इकट्ठे हुए थे, तो यही निकाला कंक्लूजन की दोनों तरीका सही है, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा बस खाली। चलिए सर इसमें एक डाउट था मेरा। हाँ टेबल 4 में जो देखिए एडवांस में लिखा है कि एडवांस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सर टेबल 4 में। हाँ, तो अगर वहां पे जो एडवांस हमको शो हुआ ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन उसका बिलिंग हुआ नहीं क्योंकि जस्ट एक एडवांस है, हमने टैक्स भर दिया सर्विस के केस में, हाँ। और वो शायद बिलिंग नेक्स्ट ईयर में हुआ, तो काम कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट ईयर में बिलिंग हुआ, लेकिन जो टेबल 13 जो आता है जो टर्नओवर की टोटल, तो वो टोटल और हमारी टोटल वो मैच नहीं करती बैलेंस शीट की। 9C की बात कर रहे हैं आप? नहीं 9 की बात कर रहा हूँ सर। 9 में कौन सा टेबल है? 9? अच्छा सही बात बोल रहे टेबल 4 में सर देखिए, ये टेबल 4 में एडवांस रिसीव। अच्छा, ओके, एडवांस में आपने टैक्स पे किया
और जब टेबल 9 हाँ आएगा। सर ये आपका मैच नहीं होगा, उसका रीजन क्या है? हाँ हाँ। उन्होंने क्या क्या चीज मैच किया है? टर्नओवर। एडवांस इज नॉट अ टर्नओवर। ओके, एडवांस पे आप टैक्स एडवांस में भरते हैं, तो आपका उतना एक्सेस पेमेंट दिखना चाहिए जो दिखता है, अगर आप करेक्टली डालें तो। आप जब इनवॉइस इश्यू करेंगे तो वहां पे ऑप्शन देगा आपको एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस इन जीएसटीआर 1 और 3B। उस वक्त आप ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेंगे। टैक्स जो है वो एडवांस में भरा हुआ दिखना चाहिए, वही उनका इंटेंशन है, इसलिए आपका मैच नहीं होता है। उसके लिए अमित टेबल सर, में अमित सर आपको 9C में 9C में मैच हो जाएगा, एडवांस की सेपरेट ऑप्शन है। हाँ सर, लेकिन जिसको 9C अप्लीकेबल नहीं है तो हाँ हाँ, वहां पे ये दिक्कत है सर। वहाँ नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स्ट्रा टैक्स दिखेगा ना, एक्स्ट्रा टैक्स दिखेगा कि आपने एडवांस में टैक्स ज्यादा भरा है। हाँ जितेश सर जी सर कह रहे हैं वो मैं बिल्कुल कुछ ठीक है। बोलना चाह रहा हूँ। एक मिनट जितेश जी की बात को कंक्लूड कर लूं कि एडवांस क्या 1 में नहीं आता है क्या? आता है ना आता सर। है सर 11 एंड 12 में आता है। 11 आता है सर, 1 में भी सर आता लेकिन है। कैसा ये जो टेबल 13 है ना करता सर, है एडवांस के कारण। अपना टेबल 13 का जो है ना टोटल, वो बैलेंस शीट से मैच करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो एडवांस का तो बिलिंग होता नहीं है, तो उतना अमाउंट का तो डिफिसिट दिखेगा वहां पे, क्योंकि एडवांस ज्यादा दिखेगा और बैलेंस शीट कहाँ में कम दिखेगा? रहेगा। तो लेकिन that will एडवांस वो दे आर सर टेबल 13 नॉट निकालिए कंसीडरिंग ना, एज टर्नओवर। वो टेबल 13 निकालिए रिकंसिलिएशन का मतलब पार्ट होता है। 9 14 14 सर, उसके नीचे टोटल टर्नओवर जो आती है ना सर। बैलेंस शीट से तो अमित जी मैच नहीं करेगा, क्योंकि एडवांस का वहां पे हाँ हाँ, वो मैच नहीं करेगा सर वो। नहीं करेगा। ये नहीं, वो that will form part of reconciliation। अरे एक लेकिन जिसको 9C अप्लीकेबल नहीं है वो कहाँ से देगा रिकंसिलेशन? अमित जी एक बार टेबल बता हाँ तो दीजिए। एक्सेस 9C पेमेंट ऑफ वाला टैक्स नहीं। दिखाएगा ना वो। सर वो टेबल एक्सेस 13 पेमेंट के ऑफ टैक्स नीचे दिखाएगा, लीजिए, प्रॉब्लम ही पॉइंट नहीं। नंबर 13 पे आइए आप। हाँ 13 पे हूँ। सर ये इसके सर नीचे भी था कुछ, एक टोटल 14 आती है यहाँ 13 के बाद एक टोटल का कॉलम है, इधर मिसिंग है वो। टोटल टर्नओवर आता है सर, वो नहीं है इसमें। हाँ इसमें मिसिंग है सर केस में। तो सर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वो जो 14 की टेबल 13 की जो ग्रॉस टोटल आई और हमारी बैलेंस शीट की टोटल वो मैच हुई, मतलब वो सब कुछ ठीक है। नहीं ये ओरिजिनल है, कहाँ मुझे दिखलाई ऐसे? नहीं नहीं है सर टोटल है, सर होता रिटर्न है फॉर्म में है। टेबल टोटल 4+5 +10, ये -10 11 करके एक होता सर है। 5 10 and plus 11 10 12 13 minus जो है 11। ना, जी जो 22 मतलब जो नेक्स्ट ईयर में शो करना रहता है, वहां पे देखिए टोटल टेबल टोटल टर्नओवर एक आती है सर। ये रहा टोटल टर्नओवर। ये सर हाँ ये एडवांस है। ये हाँ वो तो है ही ना इसमें। नहीं इसके बाद आता है सर 10 और 11 का इम्पैक्ट लेके आता है। नहीं वो अगर आएगा भी तो 9C में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। नहीं नहीं है सर, सर, इसमें इधर ही है। आता है सर। दिखा 9 में नहीं ही है। आप दिखा ही नहीं रहे हैं, आप इधर उधर की बातें कर रहे सर वो टोटल टर्नओवर 5 and plus 10 minus 11 नहीं होता है। ये सर होता है, वो सर होता है, इसमें है नहीं जो अभी हम मेरे पास खुला हुआ है एक GST 9। हैं। इसमें है ना तो उसमें? मेरे पास भी खुला हुआ है। नहीं मैंने मतलब जो फॉर्म होता है ना, नहीं सर, प्रिंटेड फॉर्म। आप आप पोर्टल में सर लॉग इन करके एक बार वो हाँ उसमें फाइनल जो ड्राफ्ट होता है वो एक बार चेक कर लीजिए सर। मेरे पास वही प्रिंट आउट है, ड्राफ्ट प्रिंट आउट। उसमें टोटल है। हाँ, सर आता है, सर आता है अच्छा रुकिए टोटल आता है सर। टेबल 10 11 12 13 के नीचे आता है सर। मैं लॉग इन करता हूँ। हाँ सर कर दीजिए। सर तो हम जितने भी 9 बनाते हैं ना सर, और उसके में अगर वो टोटल हमारी मैच होगी, दैट मीन्स वो इनवर्ड आउटवर्ड प्लस माइनस जो भी है बैलेंस शीट से मैच हुआ तो हमारा एक्यूरेट है, मतलब सेल साइड हम कंफर्म है। अच्छा हाँ लेकिन आपके केस में, एडवांस के केस में करेक्ट है कि पेमेंट ऑफ टैक्स एडवांस में ज्यादा दिखेगा। पेमेंट एडवांस के केस में मतलब वो जीएसटी का पार्ट होगा टर्नओवर का, ना कि इनकम टैक्स का होगा, तो फिर वो ऑफिसर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Yes, turnover is a part of is a GST turnover. Advance is a part of GST turnover, not books turnover. So that will form part of reconciliation between books and 3B. वो ऑफिसर को बताना पड़ता है सर, नॉर्मली वो नोटिस इसी पे देते हैं, आपका बुक्स का टर्नओवर ये है और 9 का टर्नओवर ये, नोटिस आ गया। नोटिस पक्का है सर, नोटिस पक्का है सर। बहुत सारे केस में ऐसा भी हुआ है, अभी मेरे केस में मेरा टर्नओवर 1 करोड़ 90 लाख है और मुझे 10 लाख रुपए का एडवांस मिला है, तो उसके वजह से मैं 9 के लिए कंपलसरी हो जा रहा हूँ। That is correct because you have to see the GST turnover, not books turnover. They go by receipt concepts, accrual or receipt, whichever is earlier. हाँ राजीव जी बताइए कहाँ जाऊँ मैं? पर स्क्रीन शेयर कीजिए।
बताइए। सर अब मैं बता रहा हूँ सर, आप टेबल 14 में आइए। हम्म हाँ, टेबल 14 में देखिए, सबसे नीचे जाइए, बताता हूँ सर। ये एकदम नीचे ही हूँ, इससे नीचे तो नहीं। 14 नहीं 13 में। 13 में सर। 10, 12, 13 वाले में। या अच्छा, नीचे टोटल आती है। यही ये है टोटल 5 टर्नओवर, ये जो टोटल आती है ना सर, ये अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैच होनी चाहिए। अगर ये मैच है, दैट मीन्स मैंने अगर टेबल 4A में कुछ गड़बड़ किया है, या 10, 11, 12 में जो भी कर रहा हूँ, वो यहाँ पे मैच होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो मेरा सेल साइड पूरा सही है। 5N। होता है, मैच होता है, आउटवर्ड में नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं है। 100% होता है सर। सर अमित जी 100% अमित होता जी है। अमित जी जी सर। ये हाँ, ये आपका केस में एडवांस इज नॉट अ पार्ट ऑफ टर्नओवर, तो आप क्लियर एग्री है इसमें? हाँ सर सर, क्या एडवांस इज सर, अ पार्ट ऑफ सर टर्नओवर सर। एडवांस इज अ नॉट पार्ट ऑफ, ये अपना इनकम टैक्स के लिए वो कोई एडवांस तो टर्नओवर पार्ट नहीं रहेगा ना उसके लिए। हाँ इसके ठीक है, और आप जो बोल रहे हैं एडवांस ना तो पार्ट उसका ऑफ इफेक्ट टर्नओवर हो गया ना। जीएसटी इज ओनली सर फॉर सर वो पर्पस ऑफ कलेक्टिंग जीएसटी में जीएसटी। टर्नओवर है, इनकम टैक्स में नहीं है। अच्छा, हाँ इनकम बस। टैक्स, ओके ओके। इनकम टैक्स में नहीं है सर, जीएसटी में पार्ट ऑफ टर्नओवर, उसके ऊपर तो उसने टैक्स भी पे कर दिया जो कि वहाँ डिस्क्लोज हो जाए। लेकिन हाँ इनकम इनकम टैक्स के हिसाब से तो वो टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा अनलेस तो एंड अनटिल, जब आपको तक वो आपका इनवॉइस रेज नहीं करता। रिकंसिलिएशन पार्टी रहता है आपके, जब हाँ हाँ, जाएगा। रिकंसिलेशन जी। ये नहीं सर, रिकंसिलिएशन प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, हाँ अभी जो अपन रिटर्न फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न में, उसमें आईटीआर में जीएसटी का टर्नओवर भी डिस्क्लोज करना रहता है। करेक्ट सर, बट दिस तो विल नॉट गो देयर। नहीं नहीं, लेकिन क्या होगा आगे चल के, इनका नोटिस आना स्टार्ट हो जाएगा कि जीएसटी में टर्नओवर ये दिखाया है, इनकम टैक्स में ये है, उसका एक्सप्लेनेशन दो। मतलब नोटिस आने के ये सब नए नए, एक एक नया नया वो चालू हो रहा है नहीं सर, जैसे नहीं, मैं बोलता हूँ, टेबल मैं 80 कुछ का बोलता हूँ। है। ये तो मैं बताऊं सर, कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं हम्म जिसमें सीधा नोटिस आने वाला है, प्राइमा फेसी यही मान के चलेंगे वो लोग कि आपने अनडिस्क्लोज किया है। यस सर। हम्म। प्राइमा फेसी यही मान के नहीं, चलेंगे, फिर मैं बाद कुछ में अपने बोलना को चाह रहा हूँ। रिकंसिलिएशन दे देंगे ना तो ड्रॉप हो जाएगा। ये चीज है जो उन्होंने दोनों साथ में, रिकंसिलिएशन का पार्ट बनता ही है, दोनों एक में अलग अलग लॉज है, इसके हिसाब से अपना डिस्क्लोजर अलग अलग होता है। अगर आप 2 साल का डाटा करेक्ट देखोगे, है। एक साल में एडवांस है, दूसरे साल में रिवर्सल ऑफ एडवांस रहेगा ना, तो क्रॉस टैली हो जाएगा। और हमारा नहीं ये सर, जो ये आपका जो पेपर वो वर्क तो है एक ना सर डॉक्यूमेंट सेपरेट के, इशू हो गया कि टैली हो जाएगा, बट वहां तो ईयर वाइज देखा जाएगा, डिफरेंस तो दोनों ईयर में रहेंगे। हाँ एग्रीड वो तो सर, अब डेटा हम डेटा रहना वो, ही है, वो क्योंकि कॉलम्स एक्ट बोलता है कि आपका एडवांस पे टैक्स भरना है, तो नहीं, वो टर्नओवर कॉलम इसलिए दिखाएंगे तभी सेपरेट है टैक्स आएगा। ताकि वो हम कॉलम को सेपरेट इसलिए रखे ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके दैट दिस एडवांस इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बुक्स टर्नओवर, दैट ऑटोमेटिकली सर रिकंसिलिएशन सर हो जो जाएगा ना। इन्होंने जो अभी नोटिस की बात बताई कि टर्नओवर जीएसटी का ज्यादा दिखेगा बिकॉज ऑफ एडवांस, नॉट ओनली एडवांस, अगर आपने एक कंपनी ने अपनी दूसरी ब्रांच को माल बेचा उसमें भी टैक्स लगता है, जीएसटी टर्नओवर में फॉल होता है, लेकिन बैलेंस शीट में नहीं आता। वो आपको रिकंसिलिएशन मिसमैच में आना ही आना है। अरे तो हाँ एग्जैक्टली, तो इन्होंने बोला ना कि मेरा 9C एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या है? तो हाँ 9C 9C नहीं है में तो है। रिकंसिलिएशन आएगा, आपको नोटिस आएगी और आपको जवाब देना है उसमें कौन सी, और आपका एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स दिखेगा तो नोटिस नहीं आएगी जीएसटी में। जहां तक सवाल है हाँ, आईटी में, जितेश जी अगर आएगी तो बिल्कुल कह रहे रिकंसिलिएशन हैं। देना, मैटर क्लोज। करेक्ट करेक्ट। वो लेकिन आना ही आना है, क्योंकि हाँ, आपकी ब्रांच ट्रांसफर में टैक्स लग जाएगा, उस वक्त आप क्या करोगे? आपका टर्नओवर मैच होगा ही नहीं कभी फाइनेंशियल्स के साथ। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल जब वो बनेंगे सारे स्टेट के, कंसोलिडेट उसमें टर्नओवर आएगा ही नहीं आपस में, इसीलिए 9C तो आप करेंगे है। क्या? अगर 9C अगर नहीं फाइल करना है, तो अगर नोटिस आ जाता है तो ये 9C टाइप का आपको बना के देना पड़ेगा, और क्या। अभी अभी ये जो हम 9 फाइल कर रहे हैं, हम जीएसटी आईएन फाइल कर रहे हैं। अगर आपके पास ब्रांच है मतलब इट इज आपके पास 2 जीएसटी आईएन हुए जैसा हो गया वो। करेक्ट करेक्ट। और जब उस ऑफिसर को देखना है, ही हैज टू सी द कंसोलिडेटेड ऑफ बोथ द फिगर्स, बोथ द हम्म जीएसटी आईएन्स। ठीक ठीक, डन। अच्छा डिस्कशन हुआ है। 9C आ जाता है, 9C में बिटवीन बुक्स और एंड जीएसटी रिकंसिलेशन है। और मैं इस बुक्स रिकंसिलिएशन की बात कर रहा था। बुक्स में जो हमको रिकंसाइल का एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि द करेक्ट डिफरेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ एडवांसेस रिसीट। करेक्ट करेक्ट। हम लोग करते हैं, रिवर्सल करते हैं, फिर ऐड करते हैं, जो नेट जो बच गया, जो इनवॉइस नहीं हुआ, वो ही डिफरेंस रहेगा। ठीक है ठीक है। तो ये 9C का भी हमने ये यहाँ पर जो जो पॉइंट लिखना था हम लोग लिख चुके हैं, तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ये 9C का जो टेबल 5 है, जहां पर आपको रिकंसिलेशन ऑफ ग्रॉस टर्नओवर करना है, और ये सारा का सारा ऑप्शनल है, एक जगह भी आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं।
फिर रिकंसिलिएशन का रीजंस ये सब है। और मैंने देखा है रीजंस के बेसिस पे भी वो नोटिस इशू कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें कॉलम मिसिंग है सर, जो GS9C का जो रीजन दे रहे हैं ना, हाँ हाँ अमाउंट और रीजन, दो कॉलम चाहिए थे एक्चुअली। हाँ। तो रीजन में अमाउंट नहीं लिख सकते? अब लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है, टोटलिंग के लिए आपको इजी हो जाता है ना, अगर टोटल का अमाउंट का कॉलम सेपरेट है तो। ओके ओके। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब मैंडेटरी कॉलम है, जैसे ये बी और सी पहले ऑप्शनल था, अब मैंडेटरी है। पार्ट 12। ये जो टेबल, ये जो टेबल नंबर 14 है, ये ऑप्शनल है आज भी। सर जब टैक्स ऑडिट में ये क्लॉज आ गई 44, तो अब इसकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो आप। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को। क्लॉज जो हमारे पास जो है। एक्सपेंसेस की डिटेल डालना है, हाँ हाँ हमको इसके 3 सेक्शन है उसमें। हाँ, आपको याद एक तो परचेस फ्रॉम रजिस्टर्ड वेंडर, कॉम्पोजिशन वेंडर्स और हाँ अनरजिस्टर्ड वेंडर के बाइफरकेट करके अलग अलग डालना है हेड वाइज, चाहे तो हम नहीं, तो कंसोलिडेटेड शो प्रॉब्लम करें टैक्स नहीं नहीं ऑडिट नहीं में। नहीं, सर प्रॉब्लम उधर भी आएगी। उधर 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 सर हेड वाइज है, इधर सर HSN वाइज है। द उधर प्रॉब्लम हेड जैसे वाइज एक प्रिंटिंग मैंडेटरी नहीं है, स्टेशनरी, टैक्स ऑडिट में सर हेड वाइज HSN वाइज मैंडेटरी नहीं है। अग्रीड, लेकिन इधर मैंडेटरी है ना HSN वाइज। आप इधर टोटल भी डाल सकते इधर हो मैंडेटरी डायरेक्टली, है ना, तो एनी अदर आप एक्सपेंसेस में बोल भी रहे हो डाल कि सकते हो आप 44 इधर। आने के बाद ये रिडंडेंट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब HSN वाइज डालेंगे, जैसे प्रिंटिंग स्टेशनरी लिया, प्रिंटिंग स्टेशनरी में स्टेपलर अलग पे आता है और इंक अलग पे आती है। आपको अगर HSN वाइज डालेंगे तो ये इसका HSN से मतलब ही नहीं है वहाँ पे ना। 44 से ये मैच होना वो भी जरूरी नहीं है 44 से। आप पूरा टोटल एनी अदर एक्सपेंस में डाल सकते हो कंप्लीटली इसके अंदर। हम्म। एनी अदर एक्सपेंस है ना, उसमें डाल सकते हो कि सारी की सारी टोटल, आपको स्प्लिट करने नहीं, की लेकिन जरूरत नहीं लेकिन है। इसमें ये जो क्लॉज है, इसमें तो डालनी ही पड़ेगी ना कि HSN वाइज क्या है आपका इनवर्ड। नहीं, वो तो उससे ऑप्शनल तकलीफ आ है। रही है ना। नहीं नहीं, वो तो ऑप्शनल है। फिलहाल ऑप्शन है। एक्चुअली इन्होंने बोला ना कि वो रिडंडेंट हो गया है बिकॉज ऑफ 44। मैंने कहा रिडंडेंट नहीं हुआ है, अगर वो एप्लीकेबल कर दिया तो तकलीफ और बढ़ जाएगी, क्योंकि HSN वाइज कमोडिटी परचेज का डालना इज अमंग टास्क। करेक्ट क्योंकि करेक्ट। जब बिल आता है उसमें जैसे क्या होता है सर, एक बिल में अलग अलग स्टेशनरी का एग्जांपल देता हूँ सर। पेन लिया, स्टेपलर लिया, रबर लिया, सबकी HSN अलग अलग है। करेक्ट करेक्ट। ये दिक्कत तो है, लेकिन जब सर तक लेकिन invoice सर HSN वाइज इनवर्ड अभी तक कंपलसरी नहीं हुआ है ना डालना। और नहीं वो नहीं नहीं। जरूरी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जब मैं सेल डाटा डाल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली सामने को इनपुट चले जा रहे हैं HSN, तो ऑटोमेटिकली उसका अभी मैपिंग हो जाना मैं आपको चाहिए। बता रहा हूँ, जब ई मैं सर ये क्यों है एप्लीकेबल सर? हो जाएगा, एक मिनट अमित जी, जब ई जी इनवॉइस कंप्लीटली एप्लीकेबल हो जाएगा, तब ये HSN, ये इनवर्ड सप्लाई, सब कुछ ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा वो। तो अभी तो नहीं सर, हुआ है। अभी क्या हो रहा है, अभी मैं एक प्रैक्टिकल अभी एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास ऐसे कुछ डीलर हैं जो हाँ कि ITC बचाने के लिए वो कुछ कभी फर्नीचर वाले का बिल ले लेंगे, कभी वो बैटरी का बिल ले लेंगे, कभी ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। तो जब भी HSN डालेंगे तो मालूम पड़ेगा कि अगर समझो ये प्लाईवुड का बिल ले रहा है तो प्लाईवुड सेल कर रहा है क्या? वो सेल तो करता नहीं है, सिर्फ बिल लेके हाँ रख ले रहा है। इसी के लिए HSN भी जरूरी है, ऐसा नहीं है नहीं जरूरी है। टैक्स हाँ। इवेजन के लिए बहुत जरूरी है सर वो। ऑडिट में 2A को ना आजकल ये लोग एकदम चेक कर रहे हैं बिल वाइज, ये बिल क्यों लिए, किस पार्टी से, क्या पर्पस था आपका लेने का। मेरे पास तो आए एक केस। ऑडिट के केस में आपको बोलते हैं HSN भी लिख के दो। हाँ हाँ, नहीं, बोल रहे हो। आपको ओनली ट्रेडिंग में आपको ये काम में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में काम में नहीं आएगा। ठीक बात। क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, इट इज नॉट पॉसिबल कि 1:1 कोरिलेशन कर सके किधर भी। हाँ, वो सैंपल बेसिस पे वो भी बड़ा बड़ा आइटम लेके बोल देते हैं कि इसका बिल दो और आइटम क्या थी उसका डिस्पोजल दिखाओ। दैट ओनली आपने जो फर्नीचर पिक्चर का एग्जांपल दिया उसमें ही वो कवर होता है, और कहीं पे कवर भी नहीं होता है। या फिक्स सेट की आइटम लाइक वॉच वगैरह ले ली, गिफ्ट की आइटम ले ली, तो उनको मालूम पड़ जाता है कि फ्री सैंपल में दिया होगा। सर तो वो हमने टोटल डिस्पोजल टर्नओवर फिर से वो स्क्रीन खोलिए ना, वो जो हम लोग बोल रहे थे। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपको दिखलाया, taxbykk.com में GST रिसोर्सेस में डालना जाना है, और यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में एनुअल रिटर्न है, इसी को आपको क्लिक करना है। तो उसमें जब कॉलम आप भी ऐड कर क्लिक लीजिए ना, करेंगे वो 13 के बाद टोटल वाला। आपको ये PDF मिल जाएगा। ये PDF अभी ये पुराना है, ये PDF पुराना है। नया PDF में अपलोड करके डाल दूंगा। ये जो लिंक है ये मैं आपके साथ चैट पे शेयर कर देता हूँ। सर टोटल टर्नओवर ऐड कर दीजिएगा 13 नंबर वाला। कर दिया। कहाँ किया? नहीं नहीं किया। नहीं, रिटर्न के अंदर सर, आपके फॉर्मेट में हाँ कर दिया ना, दिखाता हूँ आपको। 13 के बाद। 13 के बाद कर दिया।
हेलो सर। हाँ हाँ, ये सर एक ना चैट बॉक्स पे क्वेश्चन आया है जय प्रकाश सर का। सर एक बार वो टेकअप करिए ना सर। जयप्रकाश जी का इनपुट विच वाज रिवर्स टू रिक्लेम फ्यूचर एंड रिक्लेम नेक्स्ट मंथ एंड शोन इन दिस नाउ हाउ आई शो द जीएसटी। तो नेक्स्ट ईयर में अब तो ये कहानी तो 13 में next है। year की है। 21-22 के रिटर्न में तो आएगा नहीं। सर एक्चुअली वो जो मैंने आईटीसी हम लोग रिवर्स कर देते हैं ना, क्योंकि मैंने 2B में आ रहा है लेकिन इन्वर्स नहीं मिला है, ऐसा कुछ जो रिवर्स कर मैंने कर रहे हैं। तो अभी वो उसके लिए तो सर 8 में तो मैंने रिकंसिल नहीं हो पाएगा। तो अच्छा अच्छा, मैंने कहाँ से मैंने वो शो कहाँ पे कर मैंने बताइए वो कोई आइडिया है तो। लेकिन वो परमानेंट रिवर्सल नहीं है, वो टेम्पोरेरी रिवर्सल है। एनीवन, किसी को कोई आइडिया जो पूछना चाह रहे हैं। एक बार मैं इस क्वेश्चन को ना रीफ्रेम कर लेता हूं ताकि समझ में आए क्या कहना है, पूछ रही है। इनपुट विच वाज रिवर्स टू रिक्लेम फ्यूचर, हाँ यानी कि आप 3B में टेम्प रिवर्सल किए और ये है सर मैं इसके इनके सवाल को जरा रिफ्रेम करता हूँ। उनका कहना है कि मैंने जो रिवर्सल दिखाया वो नेट ऑफ आईटीसी दिखाया। मेरे को 100 रुपए की आईटीसी थी, 20 रुपया रिवर्सल था, मैंने 80 रुपए की आईटीसी क्लेम की फायदा और 23-24 में क्लेम कर लिया वो। और क्लेम कर दिया। 24 में ओके, रिक्लेम। अब इनका क्वेश्चन है, मैं बताओ किधर, वो बताने का ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि आपने क्या किया, क्लेम जो 80 रुपया क्लेम करना था, जो 100 रुपया क्लेम करना था, उधर 80 क्लेम कर दिया। हाँ ओके, उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली सर नेक्स्ट टाइम आपने रिवर्स मैं कर दिया और वो एक्सप्लेन कहीं पे करूँ आएगा अपना ही नहीं। क्वेश्चन। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ सर, मैं एक्सप्लेन करूँ अपना क्वेश्चन। मुझे ना क्वेश्चन रिफ्रेम कर लेने दीजिए, मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया अभी तक। हाँ मैं 22 मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना सर, मेरा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ना सर, एक मिनट। हाँ, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताते जाइएगा ताकि सबको समझ में भी आए। 3B के बताइए। 22-23 में आपने टेम्पोररी रिवर्सल किया। सर मैंने दिसंबर मंथ में टेम्परेरी रिवर्सल की अदर में। हाँ ठीक है, और 3B के 23-24 में आप रिक्लेम कर रहे हैं, ठीक बात है। नहीं, जनवरी 23 में, यानी 22-23 में ही 22-23 में ही आप रिक्लेम भी कर रहे हैं। तो फिर कोई इम्पैक्ट रिक्लेम नहीं। कर रहा हूँ। सर है दोनों इम्पैक्ट, कोई एक इफेक्ट ही सुनिए तो नहीं सही आया। सर। मेरी टेबल 6 जो 9 की टेबल 6 है, उसमें फिगर ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा पॉपुलेट हो रही है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। सर आप जो क्वेश्चन में आपने सर आप जो रिवर्सल क्वेश्चन सेट कर रहे थे सर मैं कुछ बोलूं। हाँ बोलिए। ये जो क्वेश्चन इनका है, हम्म ये जब आप ये देखिए, जब ये 3B भर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं कि 4A5 में टोटल आईटीसी को ले ले रहे हैं। ठीक ठीक, है 4A5 में। ठीक है उसके बाद जितना गुड्स इनको गुड्स इन ट्रांजिट है, उसे वो 4B2 में अदर रिवर्सल में दिखा दे रहे हैं। ठीक है। और जब उसको रिक्लेम कर रहे हैं तो वो दिखा दे रहे हैं कि 4D1 में। 42 में आएगा। 4D1 टेम्पररी रिवर्सल है ना। 4D1 जब रिक्लेम कर ले रहे हैं कि मैंने इस महीने में मैंने इतना रिक्लेम किया है, तो हाँ 41 में वो फिगर आती है। नहीं, 42 में आएगी रिवर्सल वाली। सर आप एक बार फिर से 41 पे आता है। आती है सर, वो फिगर दो जगह आती है। ठीक। 3B खोलिए, अब मैं आप देखता हूँ, जब दो जगह आती है फिगर। अब आप जब 9 अपना जब तैयार कर रहे हैं, तो जो आपका टेबल 6A है वहां वो फिगर डबल इम्पैक्ट लेके आ रही होगी। यस सर। मतलब आपने टोटल लिया उतना अब आपको वहां क्या करना है कि जो डबल इम्पैक्ट ना आए, ये आपको उसमें देखना पड़ेगा कि डबल इम्पैक्ट तो मेरे आईटीसी में नहीं आ रहा। तो इसका एडवाइजरी आ जाएगा नेक्स्ट ईयर, अभी तो इसका इफेक्ट आना नहीं है इस एनुअल रिटर्न। सर 22-23 में ये इशू हुआ था ये। आएगा ना सर इस साल। सर ये बिल्कुल, सर ये जो प्रॉब्लम है ये 170 जो सर्कुलर है उसी पर आधारित है पूरी, इसीलिए मैं वो कह रहा था निकालने के लिए। अच्छा, एक बार 3B फॉर्म खोल लीजिए ना सर, वो 3B के ऊपर देखेंगे तो इजी हो जाएगा।
22-23 का 170। इसमें सबसे नीचे जाइए स्क्रॉल करते हुए। सर साथ में 3B फॉर्म खोल दीजिएगा। नहीं, इसी में सब कुछ है, सीधे नीचे आइए। इसमें 3B भी है। हाँ, बस ये टेबल देखिए जो बनी हुई। हाँ हाँ, ये टोटल आईटीसी उन्होंने क्या कहा कि 4A5 में आपकी आ गई। और उसके बाद उन्होंने ये 4A5 में आ गई। उसके बाद नीचे आइए, उन्होंने कहा टोटल ले लिए, जो आपका गुड्स इन ट्रांजिट है उसको 4B2 में लीजिए, अदर में, जो टेम्पोररी रिवर्सल है। फिर अगले मंथ में आप इस गुड्स आ गया, अगले मंथ में आप ये 10,000 ले रहे हैं, तो ये 4A5 में फिर ऐड हो गया। तो कितना ऐड किया वो 41 में दिखाइए, देखिए नीचे आइए, 41 है। लास्ट को है। हाँ, इसमें दिखा रहा है। हाँ, अब यहाँ पे वो उठा लीजिए। अब यही बात तो हो रही है ना, इसीलिए इस एडवाइजरी को मैं बार बार ध्यान में दे रहा हूं कि आप पहले इस एडवाइजरी को, इस सर्कुलर को देखिए। मैं एडवाइजरी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सर्कुलर की बात कर रहा हूं। अभी मैं बोलूं कुछ? हाँ बोलिए। अभी सर वो एक बार टेबल बताइए ना सर, एक बार वो टेबल रखिए सामने, मैं बोलना चाह रहा हूँ कुछ। एक्चुअली क्या होता है, हम जब 10,000 जो नीचे रिवर्सल बताया है, अगर मैं उसको नेक्स्ट मंथ में रिक्लेम कर रहा हूँ तो मुझे वापस वो फिगर है ना ये 5 में ऐड करना है। हाँ, राइट ऐड करना, क्योंकि नेक्स्ट मंथ का तो आएगा, वापस इसमें ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। उसके बाद यहीं पे ऐड करके आप वो 2 में दिखाना है। और यहाँ है ना, इधर फिर से शो करना करेगा कि आईटीसी रिवर्सल क्लेम फॉर द प्रीवियस ईयर पीरियड्स बोल के एक है उधर। लाइन उसकी जगह नहीं है ना सर? कहाँ गया वो? हाँ, ये इधर 4B2 में, 4D2 में इस लास्ट बिल्कुल लास्ट को जो रिक्लेम किए उसमें दिखा रहा है। पहले जब मैं रिवर्सल करूंगा, मैं करूंगा 4D2 में रिवर्सल कर रहा हूँ। मैं रिक्लेम जब करूंगा ऑल ओवर आईटीसी में ऐड करके 4B2, बी फॉर बॉम्बे, 4B2 में वापस मैं बताऊंगा वो 10,000 नेक्स्ट मंथ में। तो इसका आपका इधर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि आपका जो उसके बाद जो नेट आईटीसी है वो ले रहे हैं हम एनुअल रिटर्न में, तो कोई इश्यू ही नहीं है इधर। अगर हाँ हम उधर ऐड नहीं कर रहे ऑल ओवर आईटीसी में, तो हमारे प्रॉब्लम आएगा डिफरेंशियल, क्योंकि आपका टैली नहीं होगा, क्योंकि वापस ऐड करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम पहले ऐड कर रहे फिर रिवर्स कर दे रहे, फिर रिक्लेम करने के टाइम पे भी ऐड करना पड़ेगा ना हमको ऊपर। उसको भी फिर बताना पड़ेगा, उसको भी फिर रिक्लेम में रिवर्स लेडजर में बताना पड़ेगा आपको। अभी जो आया है लेडजर, अभी जो आया है वो, लेकिन उसमें एक इश्यू क्या है, उसमें भी बताना पड़ेगा। उसमें जो हम पोर्टल पे जो रिपोर्ट कर रहे हैं ना, वो जो साइड में जब डेट डाल रहा, करंट डेट डाल रहा, आज की डेट, जबकि वो प्रीवियस मंथ की वो डेट रहती है वो। एक्सक्यूज मी सर, ये सर्कुलर थोड़ा शेयर कर देंगे सर? तो उन्होंने ओपनिंग बैलेंस डालने का भी ऑप्शन दिया है ना सर? जो पुनीत सर की जो बुक है सर, ये 9 के ऊपर, हाँ, तो ये कैसे मिलेगी सर जो उनकी बुक है? मैंने एक ये लिंक शेयर किया चैट बॉक्स में आज। हाँ, दोपहर के 2 बजे तक ये सारा अपलोड कर दूंगा मैं, ये वाली बुक। सर वो आप जो 13 जो कॉलम लिखे ना हाथ से, अगर वो टेबल बना के ऐड करे तो अच्छा रहेगा ना सर? ये अब टेबल बनाना है, हाँ सर, जैसा ये टेबल 13 का जैसा है ना, उसको नीचे कॉपी करके टोटल का अलग कलर करके। मुझे सर एक चीज और बताइए, हाँ, क्या कोई छोटी एक्सेल शीट ऐसी है कि हम यहाँ फिगर इसमें पुट करें अगर किसी कॉम्बिनेशन में, तो 9 में और 9 में उसका क्या प्रभाव आ रहा है, सिर्फ आईटीसी से रिलेटेड? हम बनाना पड़ेगा वो टेबल, कुछ बना हुआ है क्या ऐसा? हाँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने बनाया हुआ तो है, मैं उनसे बात करता हूँ। अगर वो, मैंने भी बनाया हुआ है सर। आपने भी बनाया हुआ तो एक सेमिनार, मैं एक्सेल में ही करता हूँ ना पूरा काम, तो एक वेबिनार ले लीजिए उस एक्सेल शीट का, सबको फायदा हो जाएगा। हमें को थोड़ा वो एक बार मैं किसी एक का फाइल करके अपडेट करे बाद में दिए तो अच्छा रहेगा, करंट ईयर के हिसाब से रहेगा। एक छोटा सा आपको जब भी वक्त मिले आप हमें बता दीजिएगा, हम टाइम मैं बोल देता हूँ, है ना? हाँ चलेगा ना।
जरूर और से सुबह वो सुबह रहे तो और अच्छा फ्रेश हो जाएगा, हम सबको इजी मॉर्निंग रहेगा। में जब भी रहेगा वेबिनार मॉर्निंग में ही रहेगा। हाँ हाँ वही अच्छा है, ठीक है। कम से कम उस बहाने हम उठेंगे तो सही। हाँ हाँ ओके सर, थैंक यू सर। हाँ। तो अब जितने भी नए लोग हैं उनसे एक बार बातचीत करना चाहता हूँ, हम लोग सब लोग बातचीत करना चाहते हैं बेसिकली। तो अगर आप लोग जितने भी नए जो पहली बार वेबिनार अटेंड कर रहे हैं अपना वीडियो ऑन कर लेंगे और अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा है। और आप लोग में से कोई भी अगर अच्छा टॉपिक पे वेबिनार लेना चाहता है तो प्लीज आप हमें बताइए, हम लोग एक टाइम डेट फिक्स कर लेंगे, हम लोग भी आप लोग से सीखना चाहेंगे। ये जो इंटरैक्टिव सेक्शन होता है ना सर, ये हाँ ज्यादा हेल्पफुल लगता है यस यस। देन वन साइड स्पीकिंग। हाँ वो वन साइड में बेकार है, वो मतलब सिर्फ हमारी बात समझ में आएगी लेकिन हम लोग जो कह रहे हैं वही सही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ सीखने नहीं मिलता है उसमें। हाँ सीखने नहीं मिलता, जब तक डिस्कशन ना हो सीखने नहीं। हम टेलीविजन देखने जैसा होगा। हाँ हाँ टेलीविजन देखने जैसा होगा। ठीक है। तो बहुत सारे नए लोग हैं, जरा मैं ऊपर से नाम, अमित जी अपना वीडियो ऑन, जितने भी नए लोग एक बार वीडियो ऑन कर ले, या सारे लोग जितने भी वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज कर ले। अमित कुमार जैन जी, ओके, वेलकम सर। थैंक यू सर। कहाँ से अमित जी आप? मैं हैदराबाद से हूँ सर। आप अच्छा सेमिनार अटेंड करे थे ना? हाँ 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 याद आ गया अमित जी, ओके। हाँ गुड गुड। तो आपने वो एक्सेल बनाया हुआ है? मेरे पास एक्सेल है सर, बट वो एक बार अपडेट करना पड़ेगा, लिंक्स वगैरह है, मैं हर साल अपडेट करता हूँ उसके लिंक्स, क्योंकि अब मुझे जितना अब मेरी मैं जो कंपनी हैंडल करता हूँ मुझे जितना उसके रिलेटेड एप्लीकेबल होता है मैं वही फील्ड्स अपडेट करता हूँ हर साल। ओके और मैं तो एक ऐसा कर रहा हूँ कि 3B और 1 की जो एक ये मंथली और टेबुलर कॉलम है, जो एवरी मंथ का एक एक कॉलम डाल देना, जो रेस्पेक्टिव फील्ड है वो ऑटो पॉपुलेट होके उधर ले ले। ठीक है ठीक है। तो वो वैसा कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक ऑलरेडी 80% कंप्लीटेड है सर। ओके ओके। तो प्लीज उसको बताइए ना। हम उसको करेंगे फिर आगे, और थोड़ा कंप्लीट करके मैं शेयर करूंगा एक बार। ठीक 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 ठीक। थैंक यू थैंक मैं यू। भी शायद दिस वीकेंड तक कर दूं, कब तक। हाँ 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 थैंक यू। तो क्या है वो एक क्लेरिकल एरर्स नहीं होते, खाली उसमें एक ही इशू क्या आएगा, ये हाँ ऑटो पॉपुलेशन ले लेगा, बट व्हाट अबाउट द डिफरेंस इन बुक्स विच इज नॉट शोन इन ओके 3B। ठीक 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 डन डन। चलिए फिर कंक्लूड करते हैं, किसी और दिन मिलेंगे। 9C कब कंटिन्यू करेंगे हम? 9C नहीं करेंगे, वही जितना हमने बताया उतना ही है, बहुत है। बस आज का ये इतना ही था। हाँ हाँ वो मुझे डॉक्यूमेंट लगा दे कंटिन्यू रहे होगा हैं। 9C हाँ को। जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं ना उसी में हो जाएगा। अच्छा सर नमस्कार जी, मैं वेणुआर प्रभु केरला से बात करता है। हाँ वेनु जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। और क्या है, शुरू में हमको एक आज महीने का शुरू दिन है, शुरू 7 बजे से हमको एनर्जी मिला बिल्कुल अच्छे तरह से एनर्जी मिला, इसलिए ऐसे कभी कभी वीकली वंस जो कुछ है आपके टाइम अलॉट करने से हमको जो ध्यान देने के लिए अब आने का, और ठीक तरह से जो कुछ है लीड कर दिया, इंटरैक्टिव हो गया, अच्छा है। शुभ दिन का थैंक यू वेनु जी, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ कहना हो तो बताइए प्लीज। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, वो उसी टाइम मेरा कनेक्शन टूट गया था। कल करें राजीव जी? ओके, नो इशू। कल भी सर? हाँ कल हम लोग का एक क्लोज ग्रुप का मीटिंग होता है, उसमें हम लोग आते हैं जहां पर हम लोग नोटिस डिस्कस करते हैं। मैं उसके बारे में बता देता हूँ हम लोग क्या करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। होम में आना है आपको, taxbyKK.com। इसमें एक ज्वाइंट प्रीमियम करके है, इसमें क्लिक कीजिए आप। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एवरी वेडनेसडे सैटरडे मॉर्निंग 7 o'clock जूम पे हम लोग लाइव आते हैं, जहां पर आपके नोटिस डिस्कस करते हैं, ड्राफ्ट रिप्लाई का सजेशन देते हैं, लाइव डिस्कशन ऑफ लेटेस्ट जीएसटी अपडेट्स जो हम लोग आज आप लोग के सबके साथ फ्री किया है, लाइव डिस्कशन ऑफ एनी ऑफ योर जीएसटी क्वेरीज एंड सजेशन ऑफ बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस, और कुछ कुछ सेशंस में आपको 100% डिस्काउंट भी। तो इसका ये हम लोग का फीस है, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का। इसमें हम लोग बेसिकली इस ग्रुप को इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोग ग्रुप में आके इंटरेक्शन कर सके। ये बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं, तो जब नोटिसेस पे इंटरेक्शन होता है तो सब लोग पार्ट लेते हैं, और जब सब लोग पार्ट लेते हैं तो एक अच्छा सॉल्यूशन निकल के आता है नोटिसेस का। तो बड़े बड़े लॉ फॉर्म में क्या होता है कि लोग ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, हम लोग यहाँ पर सिंगल सिंगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्रुप में डिस्कशन हो जा रहा है।
तो कोई भी ज्वाइन करना चाहता तो प्लीज ज्वाइन करें। अभी हम लोग करीब करीब 45 लोग हैं इसमें, और काफी सर मैं सुना था कि GSTR 9 कुछ फॉर्म रिवाइज करने वाले थे, मैं सुना था, बट हुआ नहीं कुछ। हाँ हाँ हाँ। क्या आपका कुछ कनेक्ट है क्या उन लोगों नहीं से नहीं जो फॉर्म में करते हैं? नहीं, कुछ नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।